हेल्प कर रही हूँ तो मेरा कुछ तो रोल होगा। तो सब लोगों का बहुत बड़ा रोल होने वाला आप लोगों का, जो आगे वाला आने वाला भारत का भविष्य बड़ा ही उज्जवल दिखाई देता है। तो पूरी पूरी दुनिया अब देश की तरफ निहार रही है, भारत की तरफ। भारत में उसे हर समस्या का समाधान नजर आता है और इसमें योग की बहुत बड़ी भूमिका है। पिछले 10 सालों में जो योग ने चमत्कार दिखाए हैं देश में, तो उसे पूरी दुनिया बड़ी ही ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख रही है। चाहे कोई भी कॉन्टिनेंट हो, हर किसी की नजर भारत के ऊपर है। तो उसमें आपका बहुत बड़ा रोल होने वाला है। बड़ी जिम्मेदारी का काम है और बड़ा अच्छा काम है जो आप कर रहे हो, बड़ा अच्छा रहेगा। हम तो 20 साल पहले मैं जुड़ा था स्वामी जी से, 20 साल पहले, तब हमने हॉस्पिटल बनाया था। ये हॉस्पिटल है हमारा, ये भगवान राम बैठे हैं, ये शबरी माता बैठी है, ये मेरी MBBS MD की सिलेबस है, बुक्स है, ये मेरा डमी जाना है। तो ये हमारा हॉस्पिटल है। बेसिकली मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ और मेरा बेटा भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। ये मेरा बेटा है, ये दिल्ली में है, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में चाइल्ड स्पेशलिस्ट। और जो मेरी गुड़िया है चंडीगढ़ में है, ये चंडीगढ़ में जुडिशरी की तैयारी कर, यही गुड़िया है मेरी सौम्या, अब बड़ी हो गई तो अब ये चंडीगढ़ में तैयारी कर रही है जुडिशरी के लिए। तो 20 साल पहले हम लोग जुड़े थे स्वामी के साथ, तो तब से बड़ा अच्छा अनुभव रहा मेरा योग के बारे में, बड़ा अच्छा अनुभव रहा। 20 साल पहले हमने छोटा सा हॉस्पिटल बनाया था, लोन लेके बनाया था, PNB से लोन लिया था हमने, अभी बन रहा था हॉस्पिटल, तभी मैं वहां गया 20 साल पहले। तो जब मैं गया वहां पे तो मुझे लगा इतना अच्छा काम हो रहा है। उसमें मैं MD करके आया था तब भी, लेकिन हमने लोन लेके 5 लाख रुपए का डोनेशन दिया वहां पे। मैं वैसे नहीं बता रहा हूँ, मैं मतलब डेडिकेशन बता रहा हूँ कि इतना ज्यादा मेरा उसमें डेडिकेशन हुआ, मेरा भी, वाइफ का भी, और उसका हमें बड़ा फायदा मिला, बहुत अच्छा मिला। हमारी दिनचर्या बड़ी सटीक हो गई, तो उससे अब हम लोग बड़ा अच्छा अनुभव करते हैं। तो लाइफस्टाइल के बारे में हम लोगों का पूरे परिवार का एक्सपर्टाइज है, पूरे परिवार का। बेटा भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, उसका भी आयुर्वेदिक की तरफ इंक्लिनेशन है वैसे, मेरा भी, पापा का भी। पापा मेरे 91 ईयर्स के हैं, 91 साल के, 100% फिट है, 100% हेल्दी। एलोपैथी, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी किसी तरह की कोई दवाई नहीं लेते। 91 साल की उम्र में 2.5 किलोमीटर की सैर सुबह करते हैं, 2.5 किलोमीटर की शाम को, 4.5 घंटे सुबह वो भगवत गीता का और इनका दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, 4.5 घंटे शाम को, बस इसी में पूजा पाठ में लगे रहते हैं और योग करते हैं। सुबह 2-2.5 घंटे सुबह योग करते हैं, बड़ा अच्छा सही है उनका। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग भी योग को हल्के में नहीं लेना कभी भी, योग पे पूरी शक्ति से उसको समझना, नियमों को समझना, अच्छी तरह से योग करना। योग एक कल्प वृक्ष है, योग से जो चाहोगे वही मिलेगा आपको। शारीरिक लेवल और मानसिक फिटनेस, मेंटल फिटनेस और फिजिकल फिटनेस बड़ी हाई क्वालिटी की रहेगी। तो उससे इसको हल्के में ना ले कोई। आप अलग अलग योग क्लास में जाएंगे, आप लोग जिम्मेदारी संभालेंगे, तो कोई ये ना कहे कि मैं योग कर रहा हूँ और मुझे योग से फायदा नहीं हुआ। ये इम्पॉसिबल है कि कोई योग करे और उसे कोई रोग हो जाए या उसे कोई फायदा ना हो, ये पॉसिबल, ऐसा हो नहीं सकता। योग करने का तो तरीका ठीक होना चाहिए। लोग घर पे योग करते हैं, कई बार फायदा नहीं होता। जब पतंजलि में जाते हैं तो ऐसी ऐसी बीमारियां ठीक होती है जो कि एम्स में, वेदांता में, गंगाराम अपोलो में ठीक नहीं हो पाई, PGI में ठीक नहीं हो पाई, वो बीमारियां ठीक हो जाती है। जिनको कि डॉक्टर कहते थे, एलोपैथिक डॉक्टर, कि ये दवाई तो इनक्योरेबल है, इसका ट्रीटमेंट होगा, पार्किंसनिज्म है या फिर जो भी तरह तरह की बीमारियां, डिप्रेशन है, कि आज तक दुनिया में किसी की भी डायबिटीज कभी भी इंसुलिन से ठीक नहीं हुई। कई अरब लोगों को डायबिटीज हो चुकी पिछले 200 सालों में, और कई अरब लोग इंसुलिन लगवा चुके, लेकिन डायबिटीज नहीं ठीक हुई आज तक। लेकिन बिना इंसुलिन के ठीक हो गई पतंजलि में जाके, अब तो हजारों लोगों की हो चुकी है। टाइप 1 डायबिटीज भी, टाइप 2 डायबिटीज भी। इसी तरह से जोड़ों का दर्द, SLE, जो दवाइयां, जो बीमारियां ऑटो इम्यून डिसीज थी, जेनेटिक बीमारियां थी, वो भी योग से ठीक हो गई। तो आप लोग योग की बारीकियों को समझना। तो और मैं लास्ट में क्वेश्चन आंसर सेशन में रखूंगा, कोई योग के बारे में, खान पान के बारे में, रहन सहन के बारे में, लाइफस्टाइल के बारे में कोई भी क्वेश्चन जो होगा, मैं आपको हर सवाल का जवाब दूंगा। तो मैं पहले आपको बेसिक बता देता हूँ। ये देखिए, ये ह्यूमन बॉडी है, मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि हमने 1.5 साल तक बॉडी के एक एक हिस्से को काट के देखा है। चाहे ब्रेन हो, भाई ब्रेन की बीमारियां क्यों होती है, कहाँ से शुरुआत होती है, या फिर थायराइड हो हमारी, ये थायराइड है, छोटी सी थायराइड, जब ये काम नहीं करती, छोटी सी थायराइड, तो फिर दुनिया भर की बीमारियां होती है, रहना जीना जिंदगी दूभर हो जाती है। इसी तरह से हमारे फेफड़े, कोरोना में इस फेफड़ों ने बड़ा परेशान किया, फेफड़ों की वजह से बड़ी। इसी तरह से हमारा ये हार्ट है, अंदर हार्ट, इसका ये वाल्व है, ये वाल्व हो गया हार्ट का। और फिर हमारे ये किडनी है, ये मैं अगर दिखा पा रहा हूँ तो किडनी, ये किडनी हो गई। ऐसे एक एक ऑर्गन को हमने बड़ा डिसेक्शन किया है। ये कोई स्टील हो गया पिक्चर, मुझे स्टील होगी, आपको दिख रही है लोगों को? दिख नहीं रही सर, नहीं दिख रही है सर, मेरी वीडियो सब दिखाई दे रही है? नहीं दिख रही सर, वीडियो आपकी स्टील हो गई, नहीं दिख रही सर, आपकी वीडियो दिख नहीं रही सर। अच्छा, अब दिख रही है सर? मैं नहीं सर, नेट चेक करना अपना, आपकी स्टील होगी पिक्चर, ऑडियो तो आ रहा है, वीडियो हाँ नहीं आ रहा। सर, सेम ऑडियो आ रहा है। पिक्चर अब आ रही है, नहीं आ रही है अभी? अच्छा, एक सेकंड, इंटरनेट का मैं गेट खोलता हूँ, शायद गेट खोलने से इंटरनेट का कनेक्शन अब आ रही है क्या जी? नहीं सर,
सर वीडियो आ रही है अभी? हमें अरे नहीं यार सर अब नहीं आ रही है। आप हमें दिख नहीं रहे सर। अच्छा सर अब दोबारा ज्वाइन करके देखिए शायद आ जाए। ऐसे अच्छा आएगा। हाँ ये बात भी सही है, प्लीज। क्योंकि बिना आई कॉन्टेक्ट के तो अच्छा नहीं लगेगा। ये बात। हमारे बीच में भाई विनोद भारद्वाज जी, भाई नवीन जी राज्य प्रभारी उपस्थित हो चुके हैं, उनका स्वागत है। ऑटो ज्वाइनिंग है ना, पता नहीं चलता। ऑटो ज्वाइनिंग है, ये क्या हो रहा है? यहाँ तो तूफान आ रहा है पंचकुला में तो। हाँ अब आ रही है आवाज जी? सर आवाज आ रही आवाज है? आ रही है, दिख नहीं रहा, फोटो नहीं नजर आ रही। अच्छा मुझे तो आप सब लोगों की फोटो वीडियो नजर आ हाँ जी रही है। चलो सर ऑडियो से आपकी वीडियो नहीं नजर आ रही है। ऑडियो से ही चलाओ जी काम, फिर क्या करें। आपकी वीडियो नजर नहीं आ रही जी। अच्छा वीडियो शेयरिंग का ऑप्शन होता है, वो वाला करके देखिए, उसमें दोनों आ जाएंगे। वीडियो शेयरिंग का ऑप्शन होता है, उसमें वीडियो भी आएगी और आप भी साथ में आओगे, वो करके देख लीजिए। आप लैपटॉप से कर रहे होंगे? नहीं मैं तो मोबाइल से कर रहा था ये। आप अपनी प्रेजेंटेशन लैपटॉप मोबाइल से कर रहे थे, फिर ये दिक्कत हाँ। आएगी फिर, क्योंकि लैपटॉप से दोनों आ जाते हैं, वीडियो शेयरिंग भी हो जाता है। चलिए आप ऐसे कर लीजिए, कोई बात नहीं। उन्होंने वीडियो नहीं ऑडियो आई। चल रही है, ऑडियो चल रही है। वीडियो नहीं आई। सर आपका बोलना ही वीडियो शेयरिंग का ऑप्शन होता है, वीडियो शेयरिंग का ऑप्शन देखो, शेयर स्क्रीन। मैं एक सेकंड अभी देखो। नहीं है ऑप्शन, क्यों नहीं है वीडियो शेयरिंग में? ये सब कर रही है। तो कैसे कंटिन्यू करूं जी, आप बताइए। सर ऑडियो चलने दो, ऑडियो से सुन लेंगे सब, कोई दिक्कत नहीं। बताओ। हाँ इसमें तो सब आप अपनी वीडियो ऑन कर लो, अपनी वीडियो ऑन कर लो और स्क्रीन शेयर ना करो। करना, इसमें करो। हाँ ये दूसरे फोन में भी करता हूँ। हाँ इसमें दूसरे वाली आईडी से इसमें अब आ रही है जी वीडियो? प्रेम जी अब आ रही है वीडियो और ऑडियो? नहीं आ रही जी, नहीं आ रही। टाइम वेस्ट ना तो ऑडियो में चलने दो जी, कोई बात नहीं। ऑडियो से आपकी बात साफ आ रही है, ऑडियो आवाज तो अच्छी आ रही है। राज अरोड़ा जरा म्यूट कर लो अपने आप को। आवाज अच्छी आ रही है मतलब, है ना? तो मैं बताता हूँ फिर आगे क्या। तो मेरा मकसद है कि योग अच्छी तरह से करें। बॉडी के एक एक ऑर्गन के लिए बेसिकली योग अलग से है, वैसे तो कस्टमाइज है योगा, है ना? लेकिन लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब थायराइड है, तो थायराइड के लिए मैं क्या योग करूं, है ना? कोई कहता है कि मेरे गोडे काम नहीं कर रहे, गोडे के लिए क्या योग करूं? तो जो स्वामी जी ने जो पैकेज रखा है, तो मिनिमम पैकेज तो हर किसी को करना चाहिए। अगर थायराइड है तो उसके लिए उज्जाई प्राणायाम थोड़ा सा अलग से कर सकते हैं, लेकिन एक मिनिमम पैकेज 1.5 घंटे का पैकेज तो हर किसी को ही करना चाहिए, हर दिक्कत के लिए। आ रही है आवाज आप लोगों को? आवाज आ रही है, नो वरी। हाँ जी सर। ठीक है जी। तो जब भी आप योग की क्लास में जाएं तो 1.5 घंटे का पैकेज बड़ी अच्छी तरह से कराना, लेकिन उसके अलावा अलग अलग ऑर्गन्स के लिए, भाई हार्ट है तो हार्ट के लिए थोड़े से अलग हमने आसन करा दिए, इसके लिए थायराइड के लिए अलग से करा दिए। उसके साथ साथ खान पान रहन सहन का डेली जरूर बताना है कि क्या खाएं, जैसे वात प्रकृति, पित्त प्रकृति, कफ प्रकृति है। तो अगर गोडों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, या कहीं भी शरीर का सिर का दर्द है, तो ये वायु के बढ़ने का लक्षण है। भाई वायु बढ़ रही है शरीर में, तो वायु बढ़ रही है तो वायुवर्धक भोजन नहीं खाना में, उड़द, राजमा, छोले, पनीर, मटर, इनसे ये इस चीज का ज्ञान देना है पूरे समाज को। क्योंकि एलोपैथी में इस चीज का समाधान नहीं है। एलोपैथी तो कहती है कि प्रोटीन है, राजमा
में भी प्रोटीन है, मूंग की दाल में भी प्रोटीन है, खाओ प्रोटीन खाओ। और बाद में पता लगा उसको तो किडनी की पथरी की शिकायत हो गई, उसको घुटने का दर्द हो गया, सियाटिका हो गया, सर्वाइकल हो गया, L4 L5 का पेन हो गया। तो आयुर्वेद में कस्टमाइज्ड है, कस्टमाइज चीजें हैं कि किसकी वात प्रकृति है, किसकी पित्त प्रकृति है, किसकी कफ प्रकृति है, किसको क्या खाना है क्या नहीं खाना। तो इस चीज पर बड़ा ध्यान देना है। जो स्वामी जी की पुस्तक है आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य, वो सारे शिक्षकों को पढ़नी चाहिए, सभी योग शिक्षकों को पढ़नी चाहिए आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य, जिसमें कि डिटेल है कि किस प्रकृति में क्या खाएं क्या ना खाएं, फिर किस बीमारी में क्या खाएं क्या ना खाएं, उसका बड़ा बेसिक नॉलेज सबको। मैं जब गया था पहली बार वहां पे योग का शिविर अटेंड करने 2005 में, तो मैंने 3 दिन के अंदर वो पूरी पुस्तक पढ़ ली थी, 450 पेज की पुस्तक 3 दिन में पढ़ ली मैंने। तो बड़ी लगन थी मेरी, बड़ी इच्छा थी। मैंने कहा मेरे को कभी भी एमबीबीएस में ऐसी बुक मिली नहीं थी पढ़ने के लिए, जब मिली तो मैंने उसमें हर चीज का समाधान है, किसी भी फल का, किसी भी सब्जी का कैसे उपयोग करना है, किस बीमारी में क्या फल खाएं, क्या सब्जी खाएं, क्या दाल खाएं, उसका बड़ी डिटेल रिकमेंडेशन है। तो उससे बड़ी हेल्प मिल सकती है। तो ऐसे आप लोग नॉलेज भी लेना, नॉलेज के साथ जब आप योग करोगे करवाओगे उसका बड़ा फायदा रहेगा। तो वात के रोग में, वायु के रोग में, जैसे कहीं का भी दर्द हो गया तो उसमें उड़द, राजमा, छोले, पनीर मटर नहीं खाने, खट्टी चीज नहीं खानी, तली चीज नहीं खानी, इनके बजाय मालिश करनी है। तिल के तेल से मालिश करेंगे तो घुटनों का दर्द, कमर का दर्द ये रहेगा नहीं, सर्वाइकल सैटिका रहेगा नहीं। तिल के तेल से मालिश वैसे तो भारत में शुरू से लोग करते थे, और वैसे जैसे उम्र बढ़ती है तब वायु के रोग बढ़ते हैं। तो 40 साल की उम्र के बाद तो हर किसी को मालिश करनी चाहिए, जिससे कि कहीं का भी शरीर का दर्द ना रहे, शरीर में सुस्ती ना रहे, आलस ना रहे, थकान ना रहे, पूरी वायु को शांत कर देगी और बॉडी एनर्जेटिक हो जाएगी, बड़ा हल्का शरीर हो जाता है और एनर्जेटिक हो जाता है मालिश करने से। तो मालिश मैंने एमबीबीएस में, एमडी में कभी भी नहीं पढ़ा कि मालिश कोई फायदेमंद चीज है, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, कहीं कोई रिकमेंडेशन नहीं है पूरे एमबीबीएस एमडी में। लेकिन आयुर्वेद में इसका बड़ा महत्व है। तो योग के साथ साथ हम योग कर सकें, योग ज्यादा देर कर सकें। लोग कहते हैं जी 15 मिनट से ज्यादा नो नहीं होता, कपालभाति नहीं होता। अगर आप मालिश करेंगे तो आपका स्टेमिना बढ़ जाएगा, आप ज्यादा योग कर सकते हैं, तो वायु हमारी शांत हो जाएगी। इसी तरह से किसी को पित्त के रोग हैं, पित्त बढ़ गया है, तो मान लो जैसे नक्सीर हो गई, आजकल गर्मियों में नक्सीर हो रही है, पाइल्स की ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, मेंस्ट्रुअल ओवर ब्लीडिंग हो रही है। पित्त के रोगों को शांत करने के लिए आजकल जैसे लौकी का उपयोग करें, शीशम के पत्ते चबा के खा सकते हैं। पित्त के बड़ी बीमारियां आएंगी, जैसे अब गर्मी आने वाली है, सोरियासिस, फंगल इन्फेक्शन, खारिज, खुजली, तरह तरह की चमड़ी की बीमारियां भी ये बढ़ेंगी। तो इनसे बचने के लिए अभी से लौकी का उपयोग ज्यादा बढ़ाएं। इसी तरह से बेल पत्थर, मैं तो दिखाने के लिए भी लाया था यहाँ पे बेल पत्थर ये, लेकिन अब वीडियो काम नहीं करी, क्या किया जाए। तो बेल पत्थर जरूर उपयोग करें, शीशम के पत्ते सुबह शाम चबा के खा लें, और नमक और मीठा गर्मियों में कम से कम कर देना चाहिए, नहीं तो फिर ज्यादा खारिज खुजली के, फोड़ो फुंसी के या फिर पित्त के जो प्रकोप है वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा हमें खान पान का। और इसी तरह से कफ के जो रोग होते हैं, कफ के रोग मतलब खांसी जुकाम हो गया, बलगम हो गई, दमे की शिकायत हो गई, नेबुलाइजर लेना पड़ता है, इनहेलर लेना पड़ता है, या फिर थायराइड हो गई, थायराइड भी कफ का रोग है आयुर्वेद के हिसाब से, मोटापा भी कफ का रोग है, फैटी लीवर कफ का रोग है, पीसीओडी कफ का रोग है, ये कफ रोग है, कफ के बढ़ने से ये सारी बीमारियां होती हैं। तो इनसे बचने के लिए जो स्वामी जी बताते हैं, जो आयुर्वेद की रिकमेंडेशन है, चावल, आलू, केला, दूध, दही, सफेद रंग की चीजों से दूरी बनानी पड़ेगी। जिसको भी कफ रोग है तो उन कफ रोगों में सफेद रंग की चीजें या फिर हाई शुगर डाइट, हाई फैटी डाइट, इनसे दूरी बनाएं। इसके बदले में हरी सब्जियां खाएं। हरी सब्जियां लगभग हर प्रकृति के लोगों को काम करती हैं, चाहे वात रोग हो या पित्त रोग हो या कफ रोग हो। लौकी, तोरी, टिंडा, पालक, मेथी, बथुआ, करेला, सहजन, ये सब्जियां गूदेदार हरी सब्जियां अच्छे सबके लिए अच्छी हैं। लेकिन जिनको पथरी की शिकायत हो, तो जैसे किडनी के अगर पथरी है तो गुर्दे की पथरी में फिर पत्तेदार हरी सब्जियां ना खाएं, क्योंकि आयरन ज्यादा होता है। वैसे गूदेदार हरी सब्जी उनको भी खानी चाहिए। ऐसे वात पित्त कफ का बेसिक नॉलेज हर कोई जरूर देख ले, ये इससे बड़ा अच्छा रहेगा। फिर स्वामी जी घरेलू नुस्खे बताते रहते हैं समय समय पे। हमारी योग की क्लासेस में संख्या ज्यादा रहे लोगों का योग में इंटरेस्ट बने, उसके लिए डेली एक घरेलू नुस्खा भी आप बताओ। अगर मैं सिर में सिकरी हो गई है तो उसके लिए क्या करें, अगर मुंह में छाले हो गए हैं तो क्या करें, अगर पैरों में कोस हो गए हैं, बीमारी पड़ गई है तो हम क्या करें, या फिर किसी को पाइल्स की ब्लीडिंग हो रही है तो क्या करें, नक्सीर हो गई है तो क्या करें। तो इसमें घरेलू नुस्खे की जो बुक है स्वामी की औषध दर्शन, तो उसमें घरेलू नुस्खे दिए हैं। तो कम से कम 150-200 घरेलू नुस्खे हैं उसमें, लगभग हर तरह की बीमारी के। फर्स्ट एड क्या करें हम, तो वो है भाई जैसे मुंह में छाले हो गए तो नीला थोथा और फिटकरी, 10 ग्राम नीला थोथा, 10 ग्राम फिटकरी, 10 रुपए का नीला थोथा ले लिया, 10 रुपए का फिटकरी, ये दोनों को तवे पे भून के राख बन जाएगी, इनकी फूल जाएंगे, राख बन जाएगी, फूल बन जाएंगे। तो उस राख को पीस के थोड़ा सा मतलब दबा के चम्मच से और उस पर भर के रख लो। केवल एक बार लगाना पड़ता है, केवल एक बार, सिंगल बार एप्लीकेशन से मुंह का छाला ठीक हो जाता है।
मतलब वैसे तो नीला थोथा एक तरह का जहर होता है, पॉइजन होता है, लेकिन जब उसकी राख बन जाती है तो बड़ी औषधीय गुण आ जाता है उसमें। जैसे सोने की भस्म होती है, ऐसे तो सोने को खा नहीं सकते, लेकिन सोने की भस्म बड़ी सारी बीमारियों का इलाज होती है, स्वर्ण प्राशन में भी काम में आती है। इसी तरह से जो नीला थोथा और फिटकरी, ये छाले पे एक पड़ेगा, बस 1-2 दिन के लिए नमक और मीठा ना खाएं। 1-2 दिन के लिए नमक मीठा खाएं ना, शीशम के पत्ते चबा लें, कड़वा खाना खाएं, सब्जी दाल रोटी बिना नमक की बिना मीठे की सब्जी, 1 या 2 दिन में ठीक हो जाएंगे मुंह के छाले, केवल सिंगल। ऐसे बड़े सारे घरेलू उपाय, तो आप अपनी क्लासेस में एक घरेलू उपाय डेली कोशिश करके बताएं तो बड़ा अच्छा रहेगा। बाकी जो योग है, योग के लिए ऐसा है कि भाई जो स्वामी जी के साथ दोनों पैकेज हैं, या तो स्वामी जी पहले कई बार आसन प्राणायाम आसन और जोगिंग कराते हैं, जो आसन जोगिंग करा के बाद में प्राणायाम शुरू कर देते हैं। कई बार प्राणायाम शुरू करके पहले भाई बोर ना हो क्लास, एकदम बिल्कुल सेम एग्जैक्टली सेम पैटर्न डेली ना हो, तो उसके लिए समय समय पे पैटर्न भी बदलते रहना चाहिए, उससे बड़ा अच्छा रहेगा। पैटर्न बदलते रहें, और उस पैटर्न उसके साथ ही साथ आहार चर्या का बताएं आप लोग। आहार चर्या का योग के साथ साथ जब भी योग करते हैं, जैसे कपालभाति है तो कपालभाति में एक बार स्टार्ट करवा दिया, उसके बाद भोजन के नियम भाई जैसे स्वामी जी बताते हैं कि बैठ के, आयुर्वेद की स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि भूमि पे चटाई पे बैठ के हम भोजन करें। चटाई पे बैठ के भोजन करेंगे तो अच्छा रहेगा। चेयर का यूज नहीं करना भोजन करने के लिए, डाइनिंग टेबल चेयर का बिल्कुल यूज ना करें। हमारा मणिपुर चक्र तभी जागृत रहेगा, हमारा सोलर प्लेक्सस, जबकि हम भूमि पे बैठ के भोजन करेंगे, आसन पे बैठ के भोजन करेंगे, ये जरूर रखना है। फिर खाना खाते मतलब खाना के लिए देखो, वैसे तो हमारे आयुर्वेद के सिद्धांतों में तो और भारत की संस्कृति में तो पहले से ही था कि सूरज छिपने के बाद खाना ना खाएं और सुबह भाई सूरज निकलने के बाद ही खाना खाएं। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो कॉन्सेप्ट आया है, ये कुछ सालों से आया, अभी 1 दशक हुआ है अभी, तो इसमें इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए तो कई करोड़ रुपए अरबों रुपए खर्च करने पड़े, और हमारे तो शास्त्रों में पहले से लिखा है, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग जरूर फॉलो करनी चाहिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग जरूर फॉलो करनी चाहिए। अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करेंगे तो बड़ी सारी दिक्कतों से हम बच जाएंगे। तो उसमें ये बात भी योग की क्लास में बताएं, उससे बड़ी हेल्प मिलेगी। भाई सुबह योग करके प्राणायाम करके 1 घंटे के बाद भोजन करें, और शाम का खाना हर हालत में जितना भी जिसका कोई भी प्रोफेशन हो, सूरज छिपने से पहले खाना खा लेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो चक्र ये है कि एक्चुअली खुद इंप्लीमेंट करनी होती है बातें। अगर खुद अपने ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे तब हम स्ट्रांगली बोल सकते हैं। अगर खुद इंप्लीमेंट नहीं करते, हमें बोलने में भी फिर मुश्किल होती है, बोल भी नहीं पाते लोग, है ना। तो इसलिए आप खुद भी कोशिश करो कि चाहे जितना मर्जी बिजी शेड्यूल हो, स्वामी जी से ज्यादा बिजी शेड्यूल तो नहीं है किसी का, स्वामी जी भी बिजी है और बड़ी जिम्मेदारी भी है। तो स्वामी जी भी सूरज छिपने से पहले लगभग ले लेते हैं, और 1.5 मील लेते हैं मुश्किल से। 20 साल तक तो स्वामी जी ने खाना नहीं खाया, 20 साल तक तो स्वामी जी ने खाना ही नहीं लिया, और मतलब अन्न नहीं खाया, और उन्होंने फल और ये जो फलाहार वगैरह लेके काम चलाया, दूध फल वगैरह लेके, और कितनी हाई क्वालिटी का स्टेमिना था स्वामी जी का। कितने लगभग भारत के लगभग हर तहसील में गए, वो हर जिले में लगभग हर तहसील में गए, तो उससे पूरे देश को कितना लाभ मिला है। तो इसलिए शाम का खाना सूरज छिपने से पहले करके, फिर वॉक करके जल्दी सोना और जल्दी उठना, ये गोल्डन रूल है योग के फायदे उठाने का। लोग कहते हैं योग से फायदा नहीं हुआ, फायदा तब नहीं हुआ जब योग के हमने बेसिक जो उसकी प्री रिक्विजिट्स है वो फुलफिल नहीं किए। बेसिक प्री रिक्विजिट्स जरूर फुलफिल करने पड़ेंगे, शर्तों को जरूर पालन करना पड़ेगा, तब योग से फायदा होगा। तो भोजन एक तो चटाई पे बैठ के करें, फिर भोजन करते हुए पूरा भोजन में ही ध्यान हो हमारा। मोबाइल में कई लोग लगे रहते हैं, कई लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, भोजन के समय में ऐसा गलती ना करें। सात्विक भोजन अगर हमारा होगा तो कभी बीमारी हो ही नहीं सकती। अगर हमारा भोजन का तरीका ठीक नहीं होगा, भोजन हमारा बासी होगा, कोई भी बासी चीज ना खुद खाएं ना आगे रिकमेंड करें। क्लास में भी ये बताया केवल ताजा खाना खाएं, ताजा खाना ही सात्विक खाना होता है। जो बासी खाना है, चाहे कोई भी बासी चीज है, वो सब राशि और तामसी बन जाती है, उससे फिर बीमारियां होती है। फिर भोजन के साथ में पानी ज्यादा ना पीना पड़े, हमारा ऐसा भोजन हो। आजकल इंटरनेट पे आता है, वेस्टर्न लिटरेचर ऐसा कहती है कि खूब पानी पियो, खूब पानी पियो, खूब पानी पियो, लेकिन आयुर्वेद ऐसा कहता है कि हमारा खाना ही रसीला होना चाहिए। अगर हमारा खाना रसीला होगा तो हमारे खाने से ही हमें मतलब इतना रस मिल जाएगा कि हमें अलग से पानी नहीं पीना पड़ेगा। तो खाने के ऊपर पूरा फोकस करें कि हमारा खाना मॉडरेट हो, स्पाइसी ना हो, थोड़ा बैलेंस सा खाना लेंगे तो हमारा कम मिर्च मसाले की वजह से फिर कम पानी पीने से काम चल जाएगा। तो सॉलिड या ज्यादा गरिष्ठ भोजन से बचें। जो लोग योगी हैं जिनकी भी शादी हो गई है, शादी के बाद आयुर्वेद रिकमेंड करती है कि 2 बार खाना खाएं। वैसे तो जो स्वामी जी कहते हैं आयुर्वेद का नियम है और शास्त्रों में लिखा है, भारत के शास्त्रों में, 1 भुक्तम सदा आरोग्यम, 2 भुक्तम बलवर्धनम,
त्रय भुक्तम सदा रुग्णम चतुर्भुक्तम तु मार्गम। जो एक बार खाना खाएगा उसे कभी रोग होगा ही नहीं, और जो 2 बार खाना खाएंगे वो लोग अधिकारी हैं 2 बार खाना खाने के, जिनकी बड़ी हाई क्वालिटी की फिजिकल एक्टिविटी है। जैसे कोई दंड बैठक लगाते हैं, पहलवान अखाड़े में कुश्ती करते हैं, कुछ जिम में बहुत ज्यादा जाते हैं, या फिर रनिंग करते हैं, स्पोर्ट्समैन है, वो लोग, उनका बल बढ़ सकता है अगर वो 2 बार खाना खाएंगे। कोई मेहनत करता नहीं, कोई टीचर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, आईटी पर्सनल है, जज है, एडवोकेट है, जो दिन का बैठक का काम ज्यादा है, जो सीडेंटरी जिनकी लाइफस्टाइल है, सीडेंटरी पर्सनैलिटी है, वो लोग ज्यादा भोजन पचा नहीं पाते, क्योंकि भोजन को पचाने के लिए भी बड़ी सारी एनर्जी वेस्ट करनी पड़ती है। बड़ी सारी एनर्जी हमारी जो चेतना शक्ति है, चेतन शक्ति है, वो जागृत नहीं रह पाती, जड़ता आती है। अगर हम मेहनत ज्यादा नहीं करेंगे, खाना ज्यादा खाएंगे, तो फिर उससे जड़ता आएगी, शरीर में आलस आएगा, थकान होगी, 6-6 घंटे की नींद से भी नहीं काम चलता। और योगी जो व्यक्ति है, जो खाना दिन में 1 या 2 बार लेगा, तो उसका 4 घंटे की नींद में काम चल सकता है। नरेंद्र मोदी कितना बिजी रहते हैं, 73 साल की उम्र होगी, 73 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी जी लगभग 12 बजे सोते हैं और सुबह 5 बजे उठ के योग करते हैं। सुबह 5 बजे उठ के हाई क्वालिटी का योग करते हैं, तब जाके लगभग 40 साल हो गए उनको। वो इसमें आए थे करनाल आए थे आज से 30 साल पहले। तो करनाल आके उनको हरिद्वार जाना था, ऋषिकेश जाना था, तो 30 साल पहले वो गए, रास्ते में यहाँ से आरएसएस के लोग गए थे उनके साथ में, तो उन्होंने रास्ते में वो रुकवाई, क्या कहते हैं, अपनी गाड़ी रुकवाई, और रास्ते में बैठ के योग किया और फिर आगे बढ़े वो। तो अभी भी वो अपने नियम के पक्के सुबह 5-5:30 बजे योग करके अच्छी तरह से फिर वो 18 घंटे बिजी रहते हैं। स्वामी जी का बड़ा बिजी शेड्यूल है, मैं तो जाता रहता हूँ वहां पे हरिद्वार, तो रात को लगभग 10 बजे सो गए और सुबह 3 बजे उठ जाते हैं, और 3 बजे के बाद जब उठ गए तो पूरा इतना दिन बिजी रहते हैं स्वामी जी। क्योंकि लोग मेरे पास ना पिछले कुछ एक्स MLA सरपंच वगैरह आते रहते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब कोई फार्मूला बता दो, मेरी शुगर नहीं ठीक हो रही। तो मैं कहता हूँ भाई योग कर लो, ठीक हो जाओगे, मान जाओ। तो कहते नहीं जी योग का टाइम नहीं है, कोई फार्मूला बता दो। तो योग का कोई सप्लीमेंट, कोई वो दूसरा कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं। योग जैसी बराबरी हो नहीं सकती, लेकिन खान पान के नियमों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर 2 बार खाना खा के काम चले तो बड़ा अच्छी बात है। मेरे को तो लगभग 30 साल हमारी शादी को हो गए, तो 30 साल पहले से हम लोग 2 ही टाइम खाना खाते थे। लेकिन अब जब हम कुंभ के मेले में स्नान के लिए गए प्रयागराज, तो वहां पे हमने नियम ले लिया 1.5 टाइम खाना खाने का। तो मेरा तो 40 साल से 47 किलो वजन है, 40 साल हो गए, 47 kg वेट है मेरा, और बड़ा मुझे अच्छा लगता है, बड़ा आसान लगता है। मैं पेड़ पे चढ़ जाता हूँ, तेजी से पेड़ पे चढ़ जाता हूँ, 10 किलोमीटर की रनिंग करता हूँ। मेरा 64 का टाइम है, 64-65 मिनट लगते हैं, 64 मिनट 1 मिनट 35 साल से मेरी यही रनिंग स्पीड है। 6 मिनट लगते हैं मेरे को, एक किलोमीटर की रनिंग में 6 मिनट लगते हैं। तो बड़ी अच्छा मुझे लगता है, बड़ा हल्का सही लगता है। तो उसको बड़ा आसान है मेंटेन करना। क्यों? क्योंकि मैं पिछले 30 सालों से 2 ही टाइम हम खाना खाते थे। अब हमने संकल्प लिया है यहाँ पे कुंभ के मेले में, हम 1.5 टाइम खाना खाएंगे। सुबह अब हम लोग 9-10 बजे खाना खा लेते हैं पेट भर के, दोपहर में फल खाते हैं, और शाम को बिना नमक का, बिना मीठे का खिचड़ी दलिया लेते हैं। बिना नमक का, बिना मीठे का खिचड़ी दलिया शाम को लगभग 5-5:15 बजे ले लेते हैं हम लोग। तो उससे नशा नहीं होता, उससे इलेक्ट्रोलाइट्स मिल जाते हैं, शरीर को शक्ति मिल जाती है, ओज मिल जाता है। लेकिन जितना नमक मीठा ज्यादा खाएंगे ना, वो वाटर रिटेंशन का काम करता है शरीर के अंदर। शरीर में पानी भरा रहता है, फूंक भरी रहती है, मोटापा रहता है, आलस रहता है, उससे फिर सुबह नींद नहीं खुलती। पहले हम उठते थे 4-4:15 बजे, पहले हम लोग उठते थे 4-4:15 बजे पिछले 25-30 सालों से। जब से कुंभ के मेले से होके आए हैं, अब हम उठते हैं 2:40 पे, हस्बैंड वाइफ हम दोनों लोग 2:40 पे उठते हैं, और 3:20 पे हम प्राणायाम शुरू कर देते हैं। 3:20 से 5:20 तक 2 घंटे लगातार प्राणायाम करते हैं, हम सारे प्राणायाम करते हैं। और 5:20 से लेकर 7 बजे तक फिर स्वामी जी के साथ में योगासन वगैरह सारे जो आसन करवाते हैं स्वामी जी, वो भी करते हैं प्राणायाम। उससे बड़ा अच्छा लगता है अब हमें। अब हमारी बॉडी बहुत अच्छी एनर्जेटिक है, बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी ऐसे ही करें और संदेश दें, पूरे समाज को संदेश दें भाई योग क्या होता है। भारत के इतिहास में ऐसा आया है कि भारत के एक महान योगी ने योग भी किया, लेकिन जब उन्होंने तामसी राशि भोजन लिया, जब उन्होंने बीड़ी सिगरेट पी, जब उन्होंने मांसाहार किया, तो उस समय से पहले 40 साल से भी कम उम्र में छोड़ के हमें चले गए। क्योंकि राशि तामसी खाना तो अपना रंग दिखाएगा। कोई ये ना कहे कि मैंने योग किया और मेरे को बीमारी होगी, ये करने की कोई हिम्मत ना रखे। जब तक कि आपका खान पान रहन ठीक है, तब आपको योग 100% आपको लाभ देगा। कोई बीमारी रह ही नहीं सकती, एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती। बस योग को करना भी तरीके से, हमें समय भी देना पड़ेगा उचित। जैसे किसी को बुखार हो गया, अगर 500 मिलीग्राम पैरासीटामोल देनी है, अगर हम केवल 10 मिलीग्राम पैरासीटामोल देंगे तो कैसे बुखार उतरेगा। अगर जितना जिसका वजन है उसके हिसाब से डोज दे लेनी पड़ेगी दवाई की।
तो इसी तरह से अगर कोई फिट व्यक्ति है, जो कोई बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ है, तो 1.5 घंटा योग करता रहेगा तो जीवन भर स्वस्थ रहेगा, बस खान पानी के नियमों का ध्यान रखे। लेकिन अगर किसी को थायराइड है, पीसीओडी है, फैटी लिवर है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, तो उसको योग की अच्छी मात्रा करनी चाहिए। घर पे आधा घंटे लोग योग करते हैं, फिर कहते हैं मेरी तो बीमारी ठीक हुई, मेरा बीपी ठीक नहीं हुआ, शुगर ठीक नहीं हुआ। लेकिन जब स्वामी जी के पास जाते हैं तो 4 घंटे कराते हैं स्वामी जी सुबह, 2 घंटे कराते हैं शाम को, सारी बीमारियां गायब हो जाती है वहां पे। किसी की 2 हफ्ते में, किसी की 1 हफ्ते में, किसी की 3 हफ्ते में, ना मोटापा रहता, ना कोई बीपी शुगर की रहती, और असाध्य रोग जो कि जिनको की मेडिकल साइंस कहती है कि इंट्रैक्टेबल डिसीज है, वो भी ठीक हो जाती है वहां जाके। तो वहां पे पूरी डोज मिलती है। तो यही बात आप योग क्लास में बताएं कि अगर किसी को बीपी है, शुगर है, कोई ऐसा लगता है कि मेरी बीमारी तो ठीक नहीं होगी, वो घर पे भी योग करके आए। पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठे, पहले या तो सुबह करके आए घर पे योग, ये शाम को 1-1.5 घंटा योग करे, तब उसके बीमारी से निजात मिल सकती है। और खान पान के नियमों का ध्यान रखे। भाई जैसी वात रोग है या पित्त रोग है या कफ रोग है, तो वैसे ही भोजन नहीं लेना। अगर वात रोग है तो उनको उड़द राजमा छोले पनीर मटर नहीं लेने, खट्टी चीज नहीं लेनी, बासी चीज नहीं खानी कोई भी, लेकिन उनको मेथी का उपयोग करना है, उनको अदरक का उपयोग करना है, सौंठ का उपयोग करना है, उनको देसी घी से या तिल के तेल से मालिश करनी है। इन चीजों का सेवन करना पड़ेगा, उससे उनके वात रोग वायु शांत होगी। देसी घी से वायु शांत होती है। लेकिन पित्त रोग है, पित्त रोग में फिर उनको मिर्च मसाला, खट्टी चीज, तली चीज ये नहीं यूज करनी, उनको हरी सब्जियां अच्छी मात्रा में लेनी पड़ेगी, तब उनका पित्त शांत होगा। कच्ची चीज लेनी पड़ेगी। वायु रोग के लिए कच्ची चीजों से वायु रोग बढ़ भी सकते हैं। ज्यादा फल खाएंगे, ज्यादा सलाद खाएंगे तो दर्द बढ़ जाएगा। अगर किसी को शैटिका का है, सर्वाइकल का है, घुटने का दर्द है या फिर कमर दर्द है, तो अगर कच्चे फल या कच्चे सलाद ज्यादा लेंगे या ठंडी चीज लेंगे तो उनका दर्द बढ़ जाएगा। लेकिन पित्त रोगों के लिए ये बड़ा काम का है। मेडिकल साइंस ऐसा मानते हैं। मेडिकल साइंस लोग कहते हैं जो मर्जी खाओ पियो और दवाई लेते रहो। जो एलोपैथी है, एलोपैथी में बिल्कुल भी ऐसा कोई विभाजन नहीं है कि भाई किस बीमारी में क्या खाना है। वो तो कहते हैं जो मर्जी खाओ, बस दवाई लो। तो ये अच्छी बात नहीं है। आयुर्वेद और जो भारत की सनातन संस्कृति है, ये तो बड़ी हाई क्वालिटी की संस्कृति है। इनको आज से 200 साल पहले एलोपैथी नहीं थी, आज से कुछ हजार साल पहले आयुर्वेद भी नहीं था। तब लोग कैसे निरोगी रहते थे? वो भारत की संस्कृति को, खान पान रहन सहन के नियमों का पालन करके स्वस्थ रहते थे। उन्हीं के नियमों का पालन करके आज भी लोग स्वस्थ रह सकते हैं। योग वाली अगर लाइफस्टाइल होगी, योग में दिनचर्या अगर होगी, तो कभी बीमारी छू नहीं सकती। ये पक्की बात है। बस ये है कि योग हमें 1.5 घंटे का पैकेज तो पूरा करना ही करना है। उसके अलावा अगर किसी को कोई बीमारी है तो उस हिसाब से, हर्निया है तो हर्निया के लिए गरुड़ासन। अब मेरी वीडियो अभी भी आ नहीं रही ना? नहीं सर, नहीं आ रही। नहीं सर, नहीं आ रही। अच्छा। तो अगर मैं कुछ चीजें करके दिखाता आप लोगों को, मैं शीर्षासन करके दिखाता, सारे कुछ अलग अलग बीमारियों के लिए ना कस्टमाइज। मेरा योग था कि मैं 10 जो टॉप 10 डिसीज है इंडिया की, इंडिया में भी और वर्ल्ड ओवर भी, क्योंकि अब जब से मेरी वीडियो वायरल हो रही है पिछले 4-5 सालों से, बड़ी सारी वीडियो मेरी 400 वीडियो मिलियन में गई हैं। कई हजार वीडियो है मेरे, लगभग मैं 40 चैनल्स पे लाइव होता हूँ, 40 चैनल्स पे। तो 400 वीडियो तो मिलियन में गई है, जो 10 लाख से ज्यादा लोगों ने देखी है, 40 लाख 50 लाख। और 100 वीडियो मेरी करोड़ों में गई है, जो 10 मिलियन से ज्यादा लोगों ने देखी है। 100 वीडियो ऐसी है, 70 मिलियन में, 60 मिलियन में, 50, ऐसी बहुत सारी वीडियो है। तो उसमें मैंने एक एक बीमारी को लिया है। एक मैंने वीडियो बनाई कि आपका राजसी और तामसी खाना ही आपके लिए बीमारी का जिम्मेदार है। कौन सी बीमारी किस खाना खाने से होती है, ये वीडियो थी मेरी। तो ये वीडियो केवल 6-7 मिनट की वीडियो थी। ये 7 करोड़ लोगों ने देखी, 700 लाख लोगों ने, 760 लाख लोगों ने। तो लोग अप्रिशिएट तब करते हैं जब उनको अपने काम की चीज मिलती है, नहीं तो कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा। क्यों कोई शेयर करेगा? कई लाख शेयर थे उसके, कई लाख उसके लाइक थे। तो ऐसी ही बड़ी सारी वीडियो हैं जिनमें मैंने एक एक बीमारी के हिसाब से बताया। तो मैं बीमारी के हिसाब से आपको योग करके भी दिखाता भी थोड़ा सा बेसिक। वैसे तो योग का जो सब्जेक्ट है एक MBBS का, वैसे ही बता दो, कोई बात नहीं। हाँ वैसे बता रहा हूँ, मैं वैसे ही बता रहा हूँ। तो योग ऐसे है कि जैसे 5 साल का MBBS का कोर्स अगर किसी को 1 घंटे में सिखाना हो तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता कि 5 साल का MBBS का कोर्स। मैं 15 घंटे लगातार योग पे बोल सकता हूँ, लगातार 15 घंटे एक एक बीमारी के बारे में। लगभग टोटल दुनिया में 100 बड़ी बीमारियां हैं जिनसे कि आज समाज परेशान है। बस ये देश का दुर्भाग्य है कि पिछले 80 सालों में एलोपैथी को बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। पिछले 80 सालों में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं देश में, 99% डॉक्टर्स एलोपैथी डॉक्टर हैं। PGI है, एम्स है या गंगाराम, मेदांता, अपोलो, जितने भी हॉस्पिटल हैं, सब में टॉप प्रायोरिटी। जो भी देश का बजट था, देश के बजट में से लगभग 93% बजट ये सारा एलोपैथी को अलॉट हुआ। उससे बस वो चेपे लगते रहे, टेम्परेरी चेपे, लेकिन लाइफस्टाइल डिसीज बढ़ती चली गई। 50 साल पहले तो कोई आदमी मोटा होता था,
कोई कोई हम कहते थे खाते पीते घर का आदमी जरा मोटा हो गया, किसी किसी को बीपी शुगर होता था 50 साल पहले, किसी किसी को होता था। अब तो लगभग हर मोहल्ले में, हर परिवार में किसी न किसी को बीपी शुगर, मोटापे की, कब्ज की दिक्कत है। पहले कब्ज होती नहीं थी। तो ये बीमारियां क्यों हो रही है? खान पान रहन की गड़बड़ी की वजह से। तो अब जब कब्ज की अगर मैं बात करूं, कब्ज इतनी कॉमन हो गई है, बहुत कॉमन है कब्ज। और कब्ज का सबसे बड़ा कारण है प्रोसेस फूड लेना, प्रोसेस फूड खाना। तो और दूसरा समय से ना खाना, समय से ना उठना, समय से ना जगना। तो कब्ज के लिए सबसे अच्छा दुनिया का जो आसन है, योगासन है, वो है शंख प्रक्षालन। शंख प्रक्षालन की क्रिया, सुबह उठ के वो बैठ के उगड़ू, पहले पानी पी लिया हमने, उगड़ू बैठ के, सुबह उठ के उगड़ू बैठ के पहले पानी पी लिया, फिर 5 आसन शंख प्रक्षालन के करने हैं। कटी चक्रासन, भुजंगासन और एक उदराकर्षण आसन, उदराकर्षण आसन। ऐसे ऐसे 5 आसन करेंगे तो उसे कब्ज रह नहीं सकती। पहले पानी पिया, फिर आसन कर लिया, उसके बाद फिर मतलब पेशाब आएगा, खूब सारा पोटी भी आ सकती है, फिर हम खुल के अपना योग कर लें। बाकी शाम को सूरज छिपने से पहले खाना खा लिया, फिर लंबी वॉक करें 2-3-4 किलोमीटर की। उसके बाद में जो हरड़ मुरब्बा है, मैं दिखाने के लिए लाई भी था, मैंने बड़ी सारी चीजें रखी हुई थी यहाँ पे कि हरड़ मुरब्बा लेंगे फिर कब्ज रह नहीं सकती। हरड़ को माँ का दर्जा दिया गया है, आयुर्वेद में माँ का दर्जा दिया गया है हरड़ को। तो हरड़ सारे भोजन को 100% पचाने में हेल्प करती है। अगर भोजन पचेगा नहीं तो सड़ेगा, सड़ेगा तो कब्ज होगी। तो उसके 2 कारण होते हैं, एक तो लेट खाना खाना, फिर गलत खाना खाना। कोई भी भारी खाना खाना, मान लो मेहनत है नहीं, मैं काम है बैठक का, और खाना खा लिया राजमा छोले, खा लिया हमने डेयरी प्रोडक्ट्स, तो उससे तो कब्ज होगी। घास फूस खा के कभी किसी को कब्ज हो नहीं सकती। लौकी तोरी खा के कभी किसी को कब्ज नहीं होगी। कब्ज है तो हरी सब्जियां खाएं, खिचड़ी दलिया रोटी दाल खाएं, उबला हुआ खाना खाएं, कोई भी बासी चीज ना खाएं और भारी चीज ना खाएं। और फिर शाम का जल्दी खाना खा के, जल्दी वॉक करके, और फिर जल्दी सोने की तैयारी कर लें। सोने से पहले हरड़ मुरब्बा जरूर ले लें, वो अच्छा रहेगा। और सुबह उठ के पानी, सुबह त्रिफला ले लें, तो उसे इसके लिए। अब किसी को हार्ट की दिक्कत है, अगर दिल की बीमारी है, तो दिल की बीमारी के लिए भी जो बड़ा आसान, ज्यादा तो जोर देना पड़ेगा हमें प्राणायाम पे। अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे तो बड़ी ब्लॉकेज खुलती है। अनुलोम विलोम प्राणायाम बड़ी अच्छी चीज है, सारी ब्लॉकेज खुलेगी। जो गहरी लंबी सांस लेंगे हम, धीरे 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 लंबी सांस ली, फिर धीरे 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 सांस छोड़ी। जिसने खाना ना खाया वो लोग कर भी लें, जो लोग भी सुन रहे हैं मेरी आवाज, जिसने अभी खाना नहीं खाया है तो वो लोग कर भी ले तो बड़ा अच्छा रहेगा। लंबी सांस ली, लंबी सांस छोड़ी, धीरे धीरे। तो ये जो सांस जाएगी आपकी बालों की जड़ों में भी जाएगी, आपके आंखों के पर्दे में भी जाएगी, आपके कान के पर्दे में जाएगी, आपके पैरों के नाखून में भी जाएगी, आपकी हार्ट की ब्लॉकेज के जो ब्लड वेसल्स जिनमें थोड़ी थोड़ी ब्लॉकेज है, थोड़ी थोड़ी खुली हुई है, उनको खुरचेगी, ब्लॉकेज को खुरचेगी। हर जगह से टॉक्सिन्स को हटाएगी और वहां पे ऑक्सीजन का और न्यूट्रिशन का प्रवाह करेगी, उसको लेके जाएगी, सर्कुलेशन इंप्रूव होएगा। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम जादू की चीज है, इससे ब्लॉकेज रह नहीं सकती। बस खान पान का ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो डेयरी प्रोडक्ट से दूरी बनानी है, दूसरा भारी चीज ना खाएं, चिकनाट ना खाएं, तली चीज ना खाएं, बासी चीज ना खाएं। लौकी का जूस जरूर पिए, अर्जुन की छाल का काढ़ा जरूर लें। और एक इसमें स्वामी जी कभी कभी बताते हैं हृदय स्तंभासन। हृदय जैसे नौकासन होता है, नौकासन में आगे की तरफ हाथ कर लेते हैं। नौकासन जब करते हैं तो पैरों को भी उठा लेते हैं प्रेम जी, है ना, और हाथों को भी आगे की तरफ कर देते हैं। तो ये इसी तरह से हृदय स्तंभ आसन में पीछे की तरफ हाथ कर देते हैं और पैरों को उठा लेते हैं, हाथों को बिठाते हैं, ये हृदय स्तंभ आसन। और ऐसे बाकी जो रूटीन पैकेज है, रूटीन पैकेज करें। अर्जुन की छाल का काढ़ा बड़ा ही अच्छा रहता है हार्ट। ऐसे कर सकते हैं, जैसे 1.5 घंटे का पैकेज करने के अलावा अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे तब हार्ट की ब्लॉकेज से हमारा बचाव होता है। और लौकी का जूस, लौकी के गर्मियों में तो डेली लौकी की सब्जी बनाओ, है ना। एक तो हमारा शरीर हल्का रहेगा। एक बंदी आई थी अभी स्वामी जी के शिविर में आई थी, एक महिला, तो उनका 40 किलो वेट कम हुआ। 1 महीने उन्होंने केवल लौकी खाई। लौकी कल्प कहते हैं इसे, लौकी कल्प। लौकी कल्प से बड़ा शरीर हल्का हो जाता है, हल्का भी होगा शरीर, एनर्जेटिक भी होगा। तो लौकी और जैसे चप्पन कद्दू है, चप्पन कद्दू आजकल आते हैं छोटे छोटे से लौकी, इनमें नाइट्रेट्स होते हैं। नाइट्रेट जैसे किसी को अचानक हार्ट अटैक हो गया, हार्ट अटैक होता है तो एक जीभ के नीचे रखने की गोली देते हैं, नाइफेडेपिन की, उसमें नाइट्रेट्स होते हैं। वो नाइट्रेट्स लौकी में होते हैं, लौकी में भी, चप्पन कद्दू में भी वही नाइट्रेट्स होते हैं।
जो कि बीपी को कंट्रोल कर देते हैं और एकदम हार्ट अटैक से हालत से बचा लेते हैं। तो अगर हम डेली लौकी लेते रहेंगे तो उससे हमारा बीपी भी रेगुलेट रहेगा, कंट्रोल में रहेगा और हार्ट की ब्लॉकेज भी खुलेगी। तो इसलिए ये हो गया। इसी तरह से अगर मैं डायबिटीज की बात करूं तो डायबिटीज में पूरा 1.5 घंटे का पैकेज तो करना ही करना है। उसके अलावा जैसे मंडूकासन है, मंडूकासन की ज्यादा मात्रा करें। स्वामी जी कहते हैं 10 मिनट तक लगातार अगर झुके रहेंगे तो अच्छा रहेगा। पहले 1 मिनट की प्रैक्टिस कर लें झुकने की, फिर 2 मिनट की, ऐसे करके बढ़ाते रहें। ये बात आप क्लास में क्लियरली बताओ कि मंडूकासन का समय बढ़ाना पड़ेगा, है ना। स्वामी जी कहते हैं कि दूध को उबालना है तो उबलेगा तो तभी जब 100 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर होगा। जब 90 डिग्री होगा और उससे पहले हम बंद कर देंगे तो उबल नहीं पाएगा, है ना। तो इसी तरह से अगर इसका मंडूकासन का पूरा टाइम देंगे तो हमारे डायबिटीज को पूरा मतलब उसमें हो जाता है, फायदा होता है। इसी तरह से गोमुखासन, गोमुखासन जरूर डायबिटीज में बताना है कि 10-10 बार गोमुखासन करें। इसमें भी पूरा समय दें गोमुखासन करने में भी। और इसी तरह से जो वक्रासन है, वक्रासन डायबिटीज के लिए बड़ा ही लाभदायक है अलग से। बाकी जो रूटीन में हम करते हैं तो करने ही करने हैं, ये करें। बाकी कटी चक्रासन डायबिटीज के लिए बड़ा फायदेमंद है। बाकी डायबिटीज में जो स्वामी जो देते हैं टैबलेट, ये तो जो अब तो इनकी नई टैबलेट्स भी आ गई हैं, एडवांस टैबलेट्स भी आ गई है। नहीं तो मतलब रूटीन में टैबलेट तो होती है ही है। इसके अलावा मतलब जो डायबिटीज का एक बहुत बड़ा कारण है वो है रात को देर से सोना और सुबह लेट उठना। जिसका भी किसी भी वजह से अगर देर से सोना, आजकल कहने लगे कि भाई ये अमेरिका से ऑनलाइन काम चल रहा है, अमेरिका से चल रहा है, तो आजकल कम उम्र में भी डायबिटीज होने लगी कि रात को जगते हैं, रात को 6 बजे, शाम को 6 बजे ऑनलाइन काम शुरू हुआ अमेरिका से या ऑस्ट्रेलिया से, और सुबह रात को 2 बजे तक चलता रहा काम, सुबह 4 बजे तक चलता रहा काम। इससे हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, इसी से पीसीओडी होती है, इसी से डायबिटीज होती है, इसी से एंजाइटी होती है। तो जितना हो सके अगर जहां तक हम मेंटेन कर सकते हैं तो शाम को जल्दी सो के, रात को जल्दी सो के, सुबह जल्दी उठें, फिर हार्मोनल बैलेंस की जो दिक्कतें हैं उससे बच सकते हैं। तो ये बड़ा। अब मैं बात करता हूँ फैटी लिवर और पीसीओडी की। जो फैटी लिवर पीसीओडी की बड़ी कॉमन समस्या, आप जब क्लास में जाएंगे तो जरूर आपको मिलेंगे फैटी लिवर के भी, पीसीओडी के भी केसेस, जो कि आपसे पूछेंगे भी कोई अच्छा सा योग बता दो। तो योग तो रूटीन 1.5 घंटे का योग तो है ही है ना। उसके अलावा इसमें खान पान का भी ध्यान रखना है। फैटी लिवर पीसीओडी में सफेद रंग की जो चीजें हैं ये फैटी लिवर और पीसीओडी को बढ़ावा देती हैं। जितना भी चावल है, आलू है, ज्यादा दूध दही है, या ज्यादा जैसे केला हो गया, तो ये आयुर्वेद में इनका मना बताया गया है। इनका जो इनसे बचना चाहिए अगर किसी को फैटी लिवर है या पीसीओडी है। दोनों ही मेद वृद्धि के रोग हैं। मेद बढ़ गया शरीर के अंदर ज्यादा, उससे फिर फैटी लिवर पीसीओडी होता है। तो इसमें लाइपोमा किसी को है, लाइपोमा, फाइब्रोमा या कहीं की भी इवन सिस्ट है, तो इसमें हमें मतलब सफेद रंग की चीजों से बचना है और इसके बदले में फाइबर ज्यादा लेने हैं। लौकी, तोरी, जो भी हरी सब्जियां हैं, पालक, मेथी, बथुआ, करेला, पेठा, जितना ये हरी सब्जियां लेंगे, ये लीवर की, इसका काम है झाड़ू लगाना, सफाई करना अंदर से। और जो अगर ज्यादा शुगर वाला खाना, फैट वाला खाना खाएंगे, उससे फिर फैटी लिवर भी होगा, पीसीओडी भी बढ़ेगी, लाइपोमा, फाइब्रोमा जहाँ के भी है वो बढ़ेंगे। तो गांठें होंगी शरीर में, कहीं कहीं गांठें होती हैं। तो गांठों का कारण ये भी बताया गया कि अगर हम एक खाना बनाया, हमने एक खाने को बना के दोबारा गरम करके खाते हैं तो उससे भी फैटी लिवर पीसीओडी को भी बढ़ावा मिलता है और लाइपोमा या गांठें, जो जगह जगह गांठें आती हैं लोगों को, उनको भी बढ़ावा मिलता है। तो जितना हो सके ताजा ही खाना खाएं, दोबारा से गर्म करके खाना ना खाएं। और बासी आटा फ्रिज में ना रखें। अगर फ्रिज में रखे बासी आटे का उसको रोटी बनाएंगे तो उससे भी वो भी जड़ बन जाता है, जड़, फिर वो लाइव नहीं रहता, चेतन नहीं रहता। तो चेतन भोजन ही हमेशा निरोगी रखता है। भगवान बुद्ध हुए, गुरु नानक देव हुए, तो ये लोग इनको जिन्होंने देखा वो भी निहाल हो गए, जिन्होंने इनको देखा वो भी निहाल हो गए। केवल तात्विक प्रवृत्ति के ऊपर सुंदर यहीं बैठ तो इसमें मैं बता रहा था आपको फैटी लिवर, पीसीओडी। हाँ, गांठों के लिए कोई भी खाना जैसे बासी, एक तो फ्रिज का आटा यूज नहीं करना। बच्चों को अगर देंगे फ्रिज के आटे की रोटी बना के, जैसे रात को रख दिया और सुबह दे दिया, तो उससे बच्चों की भी फिर उनकी जो मेमोरी है वो वीक पड़ जाती है, हाइट नहीं बढ़ पाती। इसलिए ना खुद खाएं ना बच्चों को दे। जितना आटे का, हम तो 20 साल पहले चक्की लाए थे, आटा चक्की। तो आयुर्वेद का नियम है, वैसे तो सच्चाई में तो आयुर्वेद का नियम है कि डेली का आटा डेली पीसे खाते थे भारत की जनता, पहले भारत में लोग, ऐसा आयुर्वेद का नियम था। तो लेकिन 4-5 दिन से पुराना, 1 हफ्ते से पुराना पिसा हुआ आटा खाना नहीं चाहिए। तो जितना उसके कम आटा पिसवाएं, कम वो करके, और जल्दी यूज कर लें, फिर दोबारा से पिसवा के आटा यूज करेंगे तो अच्छा रहेगा। और फिर उसके अलावा मान लो पिस भी गया, जैसे ही पिसता आटा तो उसकी एक्सपायरी हो जाती है। तो गेहूं जितनी पुरानी होगी तो अच्छी बात है, पुरानी गेहूं यूज करें अच्छा है, लेकिन आटे को तो ताजा ही यूज करें। फिर उसको ताजे का बनाया तो उसको फिर फ्रिज में भी ना रखें, ये भी ध्यान रखें, तो उसे बड़ा हेल्प मिलेगी।
अब मेरे पास ये बॉडी के ऑर्गन रखे थे सारे, तो ऑर्गन के बारे में दिखा के बताता तो आपको अच्छा रहता, लेकिन चलो अब मैं बोल के बताऊंगा। तो अब मैं बात करता हूँ पथरी की शिकायत की। दो तरह की पथरियां, एक तो होती है पित्त की थैली की पथरी, गाल ब्लैडर के स्टोन। किसी का कहते हैं हमारा गाल ब्लैडर बढ़ गया, साइज बढ़ गया, लीवर बढ़ गया, गाल ब्लैडर में पथरी हो गई, मेरे को गाल ब्लैडर निकलवाना पड़ा या निकलवाना पड़ेगा, डॉक्टर ने बताया भी ऑपरेशन करवा लो। कोई कहता है पथरी गुर्दे में पथरी हो गई, गुर्दे की पथरी का ऑपरेशन बताया है, लेजर थेरेपी होगी, ऑपरेशन होगा। तो इनसे हम आराम से बच सकते हैं। ये 100% ये जो पथरी की शिकायतें हैं ये 100% रिवर्सिबल हैं, 100% ये ठीक होती हैं अगर योग करें और खान पान का ध्यान रखें। अगर गुर्दे की पथरी है तो गुर्दे की पथरी जो होती है मिनरल्स की बनी होती है, मिनरल्स की, उसमें लोहा होता है और कई तरह के कैल्शियम होते हैं, इस तरह के मिनरल्स होते हैं। तो उसमें एक तो प्रोटीन्स भी होती हैं उसमें। तो जो गुर्दे की पथरी है इसमें तो जो हरी पत्तेदार सब्जियां ना खाएं, हरी गूदेदार सब्जियां खानी है, लौकी, तोरी, पेठा वगैरह, लेकिन जो पत्तेदार सब्जियों में आयरन बहुत ज्यादा होता है वो ना खाएं। और दूसरा, इसमें हैवी प्रोटीन भी ज्यादा ना खाएं, ज्यादा हैवी प्रोटीन, राजमा, छोले, पनीर, मटर, उड़द, इनसे भी गुर्दे की पथरी। दूसरा, अगर गाल ब्लैडर के स्टोन है, जो पित्त की थैली में पथरी होती है, वो होती है मिल्क प्रोडक्ट्स के लेने से। वो कोलेस्ट्रॉल के स्टोन होते हैं, कोलेस्ट्रॉल के स्टोन, उसमें दूध दही से दूरी बनानी पड़ेगी। जिसको भी गाल ब्लैडर की स्टोन है, आपके पास बहुत सारे पेशेंट्स आएंगे क्लासेस में कि गाल ब्लैडर स्टोन है, तो पित्त की जो इनसे दूरी बनाए और फाइबर्स खाए, हरी सब्जियां खूब खाए, तो गाल ब्लैडर की सफाई हो जाएगी, उसमें स्टोन टिक ही नहीं सकता। उसके अलावा मतलब इनकी लिवोग्री टैबलेट जो गाल ब्लैडर का स्टोन है उसमें लिवोग्री टैबलेट आती है, और किडनी के स्टोन के लिए पतंजलि की रीनोग्री टैबलेट आती है, रीनोग्री। मेरी यूट्यूब पे इनकी लगभग हर बीमारी का जो पैकेज है स्वामी जी का, हर चीज के बारे में इनकी वीडियो है, जो हर्बल किस बीमारी में कौन सी दवाई दें, कौन सा योग करें, वो भी आप लोग देखना से मैं निकाल के। जगदम्बा बेबी केयर नाम से ही यूट्यूब पे है और जगदम्बा बेबी केयर नाम से ही इंस्टाग्राम पे है। तो ये इन दोनों का आपको मैं बता रहा हूँ। मतलब जो भी पेशेंट मिले, अगर गाल ब्लैडर के स्टोन का कोई भी मिलता है तो आप क्लियरली बोल देना कि 100% ठीक हो जाएगा अगर आप योग करोगे और खान पान की परहेज रखोगे और ये दवाई ले लोगे। तो मतलब एलोपैथी में ऐसा नहीं कहती, एलोपैथी तो कहती है कि जहाँ को भी जिसको स्टोन है, स्टोन की एलोपैथी में कोई भी दवाई नहीं है, स्टोन का तो बस ऑपरेशन ही है, और ऑपरेशन के नाम से हर किसी को डर लगता है, हर कोई। और वास्तव में है भी बात भाई, अगर पित्त की थैली बनाई है भगवान ने तो उसका हमारे शरीर में कोई काम है, अगर उसको निकाल के काट के फेंक देंगे तो कुछ हार्मोन कम बनेंगे बॉडी में, तो बॉडी का बैलेंस खराब हो जाएगा। कई लोग ऑपरेशन करवाते हैं और उसके बाद में उनको वजन बढ़ना शुरू यूट्यूब से किस नाम से निकालना है? यूट्यूब से किस नाम से? जगदम्बा बेबी केयर, जगदम्बा बेबी केयर नाम से यूट्यूब पे भी और इंस्टाग्राम पे दोनों पे जगदम्बा बेबी केयर है। तो मतलब कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसके मेरी वीडियो ना हो, लगभग हर बीमारी की वीडियो है, बच्चे, बूढ़े, जवान, जिसकी, और लगभग हर सब्जी की वीडियो है, लगभग हर दाल की, हर फल की, किस फल का क्या फायदा है, किस दाल का क्या फायदा है, किस बीमारी में कौन सी दाल खाएं, कौन सी दाल ना खाएं, दाल, सब्जी, फल, इसका भी, और हर बीमारी में कौन सा क्या योग का पैकेज है। अगर बच्चों को टॉन्सिल्स हो गए, एड्नोइड्स हो गए तो क्या योग करना है, मोटापे के लिए क्या अभ्यास करना है, कब्ज के लिए क्या, तो ऐसा है। तो जो पथरी की शिकायत होगी। फिर नींद किसी को नहीं आती कि भाई नींद टाइम से नहीं आ रही, लोग कहते हैं। अब हम लोग तो इतना इंतजार करते हैं कि भाई जैसे 9 बजे, अब हम जब से आया तो हमने 8, 8:15 बजे सोना शुरू कर दिया है जब से इलाहाबाद से आए, क्योंकि हम प्रयागराज होके आए तो अब हमें उठना पड़ता है 2:40 पे, तो लगभग 8:15 बजे हम लोग सोने की कोशिश करते हैं, जिससे कि 9 बजे तक फिर नींद आती है, क्योंकि काम भी निपटाने होते हैं, राउंड लेना होता है। अब इसके बाद में राउंड लूंगा। तो नींद नहीं आने की अगर बात है तो उसमें ब्राह्मी का पौधा होता है, ब्राह्मी का बेल सी होते हैं, बेल जैसे बेल होती है, ऐसी ऐसी बेल होती है, उसका जूस अगर ले लेंगे तो बड़ा अच्छा रहता है नींद। वैसे तो मेधावटी आती है स्वामी जी की, और एक टैबलेट आई थी मिलेनोग्रीन, वो। लेकिन नींद आने या ना आने का सबसे बड़ा कारण होता है नींद ना आने का कि अगर आउटडोर फिजिकल एक्टिविटी कम है। एक हो गया हमने योग कर लिया, चाहे घर में बैठ के कर लिया या हमने पार्क में बैठ के कर लिया, योग से हमें वो होगा, वे हार्मोन अच्छे बनेंगे हमारे। दूसरा है कि फिजिकल एक्टिविटी भी करनी पड़ेगी। जो लोग टीचर हैं, डॉक्टर हैं, जज हैं, एडवोकेट हैं, उनका बैठने का काम ज्यादा होता है, तो बाहर की आउटडोर फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें। अगर 3-3, 4-4 किलोमीटर की सुबह शाम सैर कर लेंगे तो फिर इन टाइम से आ जाएगी। आधा घंटा लगेगा। सर जी, गॉल ब्लैडर की दोबारा बताना। लिवोग्रिड है? लिवोग्रिड, हाँ लिवोग्रिड टैबलेट है। और वो गुर्दे के लिए? रीनोग्रिड, रीनो मैंने होता है किडनी, है ना, रीनल, तो रीनोग्रिड गुर्दे की थैली के लिए हो गई, है ना। कितना लेना होता है सर? है जी, इसकी डोज क्या रहेगी? डोज एक तो वो देखे ना कितना बड़ा स्टोन है ना, और फिर वजन कितना बंदेगा। मान लो जो ये है, जो गाल ब्लैडर के स्टोन है, तो इसमें किसी का वजन 80-80 किलो होता है, किसी का 100 किलो। मोटे लोगों को गाल ब्लैडर स्टोन होता है,
और किडनी के स्टोन अक्सर पतले लोगों को होता है ना। तो जैसा जिसका वेट का उस हिसाब से, नहीं तो एक एक गोली सुबह शाम तो लगभग हर किसी को लेनी है, एक एक गोली तो हर किसी को लेनी है जैसे शाम। 80 किलो का वजन हो उसमें कितना रहेगा? 80 किलो कौन सा गाल का स्टोन या किडनी का स्टोन? गॉल ब्लैडर का जी। फिर 2-2 गोली सुबह शाम, है ना। 70 किलो से ज्यादा लेना तो 2-2 गोली सुबह शाम लोगों को लेनी पड़ेगी। और अगर 15 दिन आपने लगभग 4 घंटे सुबह योग कर लिया तो लगभग 15-20 दिन में ही ठीक हो जाएगी, नहीं तो 3 महीने में तो हर किसी की ठीक होती है। मतलब उसकी डोज 4 घंटे लगातार जी योग? सुबह आसन प्राणायाम 4 घंटे, है ना। तो स्वामी जी के पास सब 4 घंटे करते हैं। जब स्वामी जी के पास जाते हैं तो स्वामी जी आते हैं वहां पे 5 बजे करवाने योग, 5 से 8 स्वामी जी कराते हैं। लेकिन लोग सारे लोग साधक लोग 4 बजे पहुंच जाते हैं और अपना योग प्राणायाम शुरू कर देते हैं वहां पे। पतंजलि में तो सारे लोग 4 घंटे करते हैं सुबह, तभी वहां पे लोग तभी निकलेगी इतना योग करेंगे अब। और ये टेबलेट खान पान का भी ध्यान रखना पड़ेगा। खान पान में दूध दही नहीं लेनी बिल्कुल भी, अगर गाल ब्लैडर स्टोन है तो, है ना। जैसे नॉनवेज जो लोग लेते हैं, नॉनवेज से गाल ब्लैडर स्टोन ठीक नहीं होते। दूध दही से, एनिमल फूड नहीं लेना, हरी सब्जियां लेनी और 2 टाइम 1.5 या 2 टाइम खाना खाओ, तीसरी बार खाना नहीं खाना, है ना। तो स्टोन तो तभी बनेंगे जब शरीर में जो जितना खाना खा लिया हमने और वो पच नहीं पा रहा, ये ध्यान रखना है ना। तो इसी तरह से अब मैं बात करता हूँ मोटापे के बारे में। अगर वजन किसी का ज्यादा है, फैटी लीवर में कौन सी टैबलेट है जी? फैटी लीवर की कौन सी टैबलेट बताई आपने? लिवोग्रिड। उसके अलावा जैसे फैटी लीवर तो सुबह उठ के त्रिफला भी ले लें और शाम को हरड़ मुरब्बा शाम के खाने के 1 घंटे के बाद। और अगर किसी को नींद समय से ना आती हो तो मिलेनोग्रिड आई है, मिलेनोग्रिड, है ना। तो कुछ दिन के लिए वो ले ले, लेकिन अगर 4-4 किलोमीटर की वॉक करेंगे सुबह शाम और सुबह योग करेंगे तो उससे फिर अल्टीमेटली खुद ही नींद आने लग जाएगी। जितना फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा होगी तब गहरी नींद आएगी, जितना ज्यादा हम आउटडोर एक्टिविटी करेंगे उससे बड़ी अच्छी गहरी नींद आए। और दिन में ना सोएं, गर्मियों में दिन में सोने से दिक्कत आती है, तो दिन में सोने से बचना चाहिए, जिससे कि रात को जल्दी से जल्दी नींद आए। सुबह उठने के बावजूद भी दिन में अगर करना है तो जैसे कुर्सी पे आधा 10 मिनट 20 मिनट रेस्ट कर लिया, लेकिन गहरी नींद में सो गए तो बस फिर तो रात को लेट नींद आएगी, दिक्कत हो जाएगी। ये अब मैं बात करता हूँ मोटापे की। तो मोटापा भी मतलब इग्नोरेंस से होता है। मेडिकल साइंस तो कहती है, मेडिकल साइंस का कहना है कि इतनी हाइट है तो इतना वेट होना चाहिए, इतनी हाइट है तो इतना हाई वेट होना चाहिए। लेकिन आयुर्वेद कहती है कि कैलिबर स्टेमिना होना चाहिए। भाई कैलिबर हो, स्टेमिना हो, तब हमारा वेट जायज है। नहीं तो हम जस्टिफाई नहीं कर सकते कि अगर हमारी 6 फीट हाइट है तो हमारा 80 किलो वेट होना चाहिए। जस्टिफाई तब करेंगे कि हमारा स्टेमिना कैलिबर है या नहीं है ना। तो स्टेमिना कैलिबर क्या है? रनिंग करना, पेड़ पे चढ़ना, दौड़ लगाना, सारे आसन बखूबी कर पाना। मालूम हम हमारा हाइट के साथ वेट ठीक है लेकिन हम आसन कर नहीं पा रहे प्रॉपर्ली, इसका मतलब हमारा स्टेमिना कैलिबर ठीक नहीं है ना। तो उसके लिए वजन ज्यादा ना बढ़े, तो वजन ज्यादा बढ़ता है। आयुर्वेद का ये डेफिनेशन है कि जो सफेद रंग की चीजें ज्यादा वजन बढ़ाने वाली है, शरीर में मेद बढ़ाने वाली है। तो सफेद रंग की चीजों से दूरी बना के कलरफुल खाना, सलाद है, हरी सब्जियां हैं और कलरफुल फ्रूट्स हैं, ये खाएंगे तो वेट कम रहेगा। और कच्चे खाने को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी हमें। पका हुआ खाना अगर ज्यादा वेट है तो 2 बार के बाद तीसरी बार नमक, मीठा और अन्न, ये 3 चीजें, 4 चीजें, नमक, मीठा, अन्न और पकी हुई चीज, ये तीसरी बार नहीं खाने किसी को भी। किसी का वेट ज्यादा है, वेट ज्यादा होगा तो आलस होगा। अगर आलस होगा, वेट ज्यादा होगा तो सुबह 3 बजे नींद नहीं खुल पाएगी, 3-4 बजे नींद नहीं खुल पाएगी। नहीं तो नींद तो सुबह 4 बजे तक हमारी हर हालत में खुल जानी चाहिए। 4 बजे तभी नींद खुल पाएगी जब हमारा वेट मुट्ठी में रहेगा, हमारी मुट्ठी में। वेट अगर हमारा वो होगा तो जायज होगा तब हम सुबह जल्दी उठ पाएंगे। ज्यादा से भी ज्यादा वेट होगा फिर सुबह नींद नहीं खुल पाएगी। तो वेट ज्यादा होने का मतलब हमारे अंदर डेड टिश्यूज हैं, बॉडी में डेड टिश्यूज सारे एक्सरसाइज तो स्वामी जी सारे करवाते हैं वेट के लिए। भाई कपालभाति लगभग 15 मिनट लगातार करके फिर आसन कर लिया, फिर 15 मिनट कपालभाति कर लिया, है ना। बाकी सारे जैसे जो हमें वो करना है, जैसे साइकिलिंग करनी है और फिर नाड़ी संचालन करना है अच्छी तरह से, और सारे जितने भी योगी जोगों के सारे पोज करने हैं। पहले तो 12 पोज करवाते थे स्वामी जी योगी जोग के, अब 20 पोज करनी है आराम आराम से। जिनका वेट ज्यादा है तो बेशक जंप लगा के ना करें, लेकिन करें सारे पोज ऐसे, है ना। और फिर ये जो 5 वृत्तासन है, एक एक पैर को गोल घुमाना, है ना, जितना भी बार कर सके हम, चक्की चलाना है, तो ये सारे करके आसन करें। लेकिन प्राणायाम को भी अच्छी मात्रा करें। कपालभाति 15 मिनट कर लिया, फिर 15 मिनट अनुलोम विलोम कर लिया, फिर आसन कर लिए, सर्वाइकल के अभ्यास कर लिए, फिर तितली आसन कर लिया, फिर हमने तो मुड़ मुड़ के हम ज्यादा टाइम बढ़ाएंगे तब हमारा वेट कम हो सकता है। और वही बात है कि खाना शाम को सूरज छिपने के बाद ना खाएं, नहीं तो वेट कम नहीं होगा। अगर वेट कम करना है तो हमें फूड को पूरा डाइजेस्ट करना पड़ेगा,
थोड़ा फूड टेस्ट होगा, जबकि हम शाम का खाना सूरज छिपने से पहले खा लेंगे। किसी भी तरह से मैनेज करना पड़ेगा। ऑफिस में है तो ऑफिस में या तो मंगवा लो आप अपना खाना, बॉम्बे में डिब्बे वाले होते हैं, डिब्बे वाले से लोग खाना मंगवाते हैं, ताजा खाना हम खा लें, समय से खा लें, तो ऐसे, या फिर खाना घर पे खा के चले जाओ किसी भी तरह से, या फिर दोपहर में पेट भर के खा के शाम को मतलब थोड़ा बहुत सूक्ष्म आहार से काम चला लो, तो शाम को खाने से बचना पड़ेगा, फिर वेट हमारा कम होता है। बाकी वेट के लिए अब इनकी स्वामी जी की 2 गोलियां आती है, मेदोहर बटी और त्रिफला गुगल बटी, मेदोहर बटी, ये दोनों गोलियां एक गोली सुबह शाम ले ले खाने के बाद, बड़ा अच्छा रहता है। लगभग 1 महीने में हमारा 10 किलो वेट आसानी से कम हो जाएगा, बस योग का पैकेज हम करते रहे। और फिर अगर वेट कम होता है तो बॉडी बड़ी एनर्जेटिक महसूस होती है। हर किसी का जो 9वीं क्लास में वेट था, 9वीं क्लास में वेट था, वही लाइफ लॉन्ग रहना चाहिए। सारे लोग शादी के बाद मोटे हो जाते हैं, शादी के बाद मोटापा हो जाता है, तो कंफर्ट जोन में आते हैं, जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, बॉडी को टाइम नहीं दे पाते, उससे फिर वेट कम होने का नाम नहीं लेता। तो वेट कम करना है तो बच्चों की तरह से ही टेबलेट है सर, मेदोहर बटी और त्रिफला गुगल बटी, त्रिफला गुगल बटी, मेदोहर बटी, उससे बड़ी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। अगर वेट कम होगा ना हमारा, तो हम सारा काम एफिशिएंटली कर पाएंगे, हम अच्छी तरह से उसको अंजाम दे पाएंगे काम को। तो इसलिए है जी, कैसे लेनी है टेबलेट? ये एक ही गोली सुबह शाम खाने के बाद। अच्छा, 1 मेगा हरबटी और त्रिफला हरबटी, त्रिफला गुगल बटी और मेदोहर बटी, है ना, ये 2 गोलियां एक गोली सुबह शाम खाना खाने के बाद लेनी है। त्रिफला क्या है इसका नाम? त्रिफला ग्रुप में नाम डलवा लो सर। मेघोहर बटी और मेदोहर बटी, मेद को हरने वाली, मेद कहते हैं वजन को, चर्बी को, मेद को हरने वाली मेदोहर बटी, है ना। त्रिफला गुगल बटी, त्रिफला गुगल बटी, गूगल बटी। हाँ, तो ये एक गोलियां सुबह शाम उसके लिए ले सकते हैं। जसवीर को म्यूट कर लो प्लीज, है ना। ये है, तो उसके अलावा आप लोग और किस बीमारी का पूछना चाहेंगे, आप लोग बताइए। थायराइड, हाँ, बड़ी अच्छी बात है। थायराइड भी एक कफ रोग है, बड़ा सारा लोगों को हो गया थायराइड, है ना। देखो थायराइड तो हर किसी की होती है, मैं आपको दिखाता, थायराइड तो हर किसी की होती है, लेकिन अगर थायराइड काम नहीं करेगी, हार्मोन नहीं बनेंगे, तो बॉडी की मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाती है। सारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म जो होना चाहिए बॉडी में, मेटाबॉलिज्म, खाने पीने की प्रोसेसिंग नहीं हो पाती। खाना हमने खाया, लेकिन खाने में से हमें प्रोटीन नहीं मिल रही, खाने में से हमें मिनरल्स नहीं मिल रहे, खाने में से विटामिन नहीं मिल रही, हमें खाने का फिर फायदा नहीं मिल पाता। तो थायराइड को ठीक करने के लिए, थायराइड भी एक तरह का कफ रोग है, तो इसमें हमें हरी सब्जियां लेनी है। धनिया का पानी, रात को धनिया भिगो के रख दिया, तो धनिया का पानी सुबह लेना है, पूरी रात डुबा रहे धनिया में, धो दो पहले धनिया को, फिर वो पानी, धनिया के जो बीज होते हैं, धनिया के बीज वाला, है ना, मसाले वाला धनिया, वो भिगो के रख दिया, लगभग 1 चम्मच भिगो दिया, तो बेशक सुबह उसे चबा के भी खा लो और वो पानी भी पी लो। एक तो ये है, बाकी हरी सब्जियां खाएं अच्छी मात्रा में, और सफेद रंग की चीजों से इसमें भी दूरी बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये कफ रोग है थायराइड, है ना। जो फैटी लीवर, पीसीओडी की रिकमेंडेशन है, वही रिकमेंडेशन थायराइड की है। तो इसमें चावल, आलू, केला, दूध, दही, इनसे दूरी बना के हरी सब्जी, दाल, दलिया, खिचड़ी, ऐसा खाना लेना चाहिए। और थायराइड के लिए उज्जाई प्राणायाम की एक्स्ट्रा मात्रा करनी पड़ेगी, है ना। मंडूक आसन, उज्जाई प्राणायाम, ऊष्ट्रासन जो करते हैं ना, पीछे की तरफ जो झुके करने वाला, तो वो उससे होगा। बाकी इसकी टैबलेट आती है थायरोग्रिड, लोग तो लेते हैं वो थायरोनॉर्म लेते हैं, जो एलोपैथी की दवाई, थायरोक्सिन जो टैबलेट होती है 50 नैनोग्राम माइक्रोग्राम की या 100 माइक्रोग्राम की, उसके बदले में पतंजलि की थायरोग्रिड। पहले आती थी स्वामी जी की त्रिकटु आती थी पहले, 20 साल पहले। अब 5 साल से स्वामी जी ने नाम बदल के उसको शोधित कर दिया, उसको एडवांस फॉर्मुलेशन बना दी। अब ये थायरोग्रिड आती है। तो त्रिकटु में पिपली, सौंठ और ये 3 चीजें होती थी उसके अंदर। तो ये थायरोग्रिड की टैबलेट एक गोली सुबह शाम ले सकते हैं, और वजन कम करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, जिससे कि वेट हमारा मुट्ठी में रहे, और एक्टिविटी, आउटडोर एक्टिविटी भी रखें। एक तो हो गया हमने घर में बैठ के या पार्क में बैठ के योग कर लिया, उससे साथ साथ आउटडोर एक्टिविटी भी करनी पड़ेगी। आउटडोर एक्टिविटी भी करिए थायराइड में, घर से बाहर लंबी वॉक करके आना, गौशाला में चले गए, मंदिर में चले गए, स्टेडियम में चले गए, ऐसे सुबह शाम आउटडोर एक्टिविटी करके आए, उससे थायराइड बड़ी जल्दी ठीक होगा। और ऊष्ट्रासन, उज्जाई प्राणायाम और ये सिंह गर्जना, इनकी मात्रा थोड़ी, उज्जाई प्राणायाम बड़ा अच्छी तरह से। उज्जाई तो आप खाना बना रहे हो, खाली पेट हो आप खाना बना रहे हो,
तो उसमें भी उज्जाई प्राणायाम कर सकते हैं। आप जा रहे हो, वॉक कर रहे हो, वॉक करते करते भी उज्जाई प्राणायाम कर सकते हैं जब खाली पेट हो। एक बार मैं दिल्ली गया तो दिल्ली जाते जाते मैंने 2.5 घंटे उज्जाई प्राणायाम किया, बड़ा आसानी से हो जाता है, जिससे कि थायराइड हमारी प्रॉपर्ली फंक्शन करती रहे। तो और मैं किस बीमारी का बताऊं, आप बताइए, योग या दवाई आप सर, बताइए। अगर किसी के एड़ी में बहुत दर्द है तो उसके लिए क्या करें? सबसे बड़ा कारण होता है एडी के दर्द का, वैसे तो पित्त और वात का रोग है ये। पित्त और वात जब दोनों प्रकोपित हो जाते हैं तो एडी का दर्द होता है। तो सबसे बड़ा कारण तो होता है यूजुअली वेट, है ना, वजन। अगर 45, अगर फीमेल का 45 केजी से वेट ज्यादा हो और अगर मेल का 60 केजी से ज्यादा वेट हो तो एडी के दर्द के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, है ना। बाकी इसके एक तो पूरी बॉडी की अगर तिल के तेल से मालिश हो जाए, पूरी बॉडी की, जो स्किन है ना हमारी स्किन, वो पूरी बॉडी की एक ही होती है, एक सिंगल ऑर्गन होता है स्किन। तो पूरी बॉडी की अगर मालिश हो जाए तो उससे बड़ी जल्दी पित्त शांत हो जाता है, ये बात वायु शांत हो जाती है। एक तो वो ध्यान रखना चाहिए। बाकी ये मतलब इसमें प्राणायाम से फायदा मिलेगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम भी अच्छी मात्रा में करें, कपालभाति भी, और ये भ्रामरी उद्गीत भी। प्राणायाम जो अनुलोम विलोम है ये पित्त को शांत करता है ना। और ये जो भ्रामरी उद्गीत वगैरह ये वायु को शांत करते हैं, वात को शांत करते हैं, तो ये लेना चाहिए। बाकी जो टैबलेट है ऑर्थोग्रिड, इसमें ऑर्थोग्रिड और न्यूरोग्रिड, ऑर्थोग्रिड, ये एक गोली सुबह शाम एडी के दर्द में 15-20 दिन के लिए ले सकते हैं। लेकिन वेट, जिसने पूछा है क्वेश्चन एडी के दर्द का, उनका वेट कितना है? 100। अरे बाप रे बाप तो 100 केजी में तो एडी का दर्द होगा ही होगा। उसके लिगामेंट बेचारे वो हो जाते हैं ना सारे, एडी के आसपास एंकल में हमारे लिगामेंट्स होते हैं जैसे नी में होते हैं। तो फिर तो एडी के दर्द में तो वेट तो सबसे पहले कम करना पड़ेगा, है ना। इतना वेट अच्छी बात नहीं है। फीमेल्स का तो 45 सर केजी गोली वेट। बताना दोबारा, न्यूरोग्रिड और दूसरी कौन सी थी? ऑर्थोग्रिड और न्यूरोग्रिड, ये दो तो ही है। सर माइग्रेन का बताओगे सर थोड़ा सा, माइग्रेन के बारे में? माइग्रेन के लिए, माइग्रेन जो होता है ना, तो जिसका गैस अगर पाचन ठीक नहीं होगा, गैस बनेगी तो गैस दिमाग में चढ़ेगी, उससे माइग्रेन हेडेक होता है ना। ये वायु रोग है, वात रोग। तो एक तो मूंगफली, गज्जक, रेवड़ी, राजमा, छोले, पनीर, मटर, इन चीजों से बचना पड़ेगा अगर माइग्रेन है तो, है ना। तो ये सिंपल खाना, हरी सब्जियां, खिचड़ी, दलिया, रोटी, दाल, उबला हुआ खाना ले लें। एक तो बासी चीज ना खाएं, कोई भी बाजार की बनी चीज ना खाएं, ब्रेड, बिस्किट, रस, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, है ना, ये है ना, जो भी बाजार की बनी चीज, बासी चीज नहीं खानी। और वायुवर्धक, पित्तवर्धक भोजन नहीं लेना, वायुवर्धक भोजन से दूरी बनानी पड़ेगी, है ना। सिंपल उबला हुआ खाना खाएं, समय से खाना खा लें, समय से खाना खाएं। वैसे अगर माइग्रेन हो रहा है तो उसमें कहते हैं कि बापू स्वामी जी बताते हैं कि देसी घी की जलेबी अगर गर्म दूध के साथ ले लें तो माइग्रेन में एकदम उसी समय इफेक्ट आ जाता है और फर्क मिल जाता है। लेकिन बेसिकली जो मकसद है वो तो है कि इसका कारण ठीक करें हम, है ना। कारण ठीक करने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम बड़ा अच्छा रहता है माइग्रेन के लिए। एक हमारी जानने वाली रिलेटिव थी, उनको 35 साल से माइग्रेन होता था, 35 ईयर से। तो 6 महीने जब उन्होंने अनुलोम विलोम लगभग 1.5 घंटा डेली किया और बाकी भी पूरा पैकेज किया तो उनका माइग्रेन ठीक हो गया। पाचन भी ठीक रहे हमारा, और हम योग का भी पूरा पैकेज करें। और मेधावटी आती है इनकी, स्वामी जी की, तो मेधावटी एक गोली सुबह शाम लगभग 1 महीने के लिए ऐसे ले लें तो माइग्रेन में। और समय से सोएं, समय से उठें, समय से खाना खाएं, समय से सोएं, समय से उठें। जो हमारी बायोलॉजिकल रिदम है ना, सर्केडियन रिदम, बायोलॉजिकल क्लॉक, वो बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करना होगा। फिर हार्मोनल, एक तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस है, जैसे ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया होता है, ऐसे माइग्रेन होता है ना। तो हमारी नसें प्रॉपर्ली काम करें, उसके लिए हमें हार्मोनल बैलेंस ठीक रखना होगा, है ना, उससे फिर ये ठीक है। प्रणाम गुरुजी। अर्जुन की छाल कैसे ले हृदय रोग के लिए? हैं? हृदय रोग के लिए अर्जुन की छाल को लेने का तरीका क्या है सर? हाँ, इसकी ना 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अर्जुन की छाल ले लो, कोई ज्यादा की जरूरत नहीं है। उसको 1 कप पानी में उबाल लो, 1 कप पानी में, जब आधा रह जाए पानी तो वो पी सकते हैं। जैसे या तो जैसे लोग दोपहर में चाय पीते हैं उसी में पी लें, या सुबह उठ के भी ले सकते हैं। जैसे सुबह उठ के नाश्ते से आधा घंटा पहले ले सकते हैं। एक तो ये, और एक दालचीनी भी अच्छी रहती है। वैसे जो लोग लहसुन ले सकते हैं तो कहते हैं कि 1 कली, छोटी सी कली लहसुन की खाली पेट निगल के ले सकते हैं, वो भी। और कार्डियोग्लिड टैबलेट आती है, एक तो लिपिडोम और एक कार्डियोग्लिड, ये 2 दवाइयां भी आती है ना इसके लिए। विटामिन बता दीजिए। डॉक्टर साहब, आपने शुरू में एक बुक का नाम दिया था, आयुर्वेद सिद्धांत। पूरा अगर आयुर्वेद सिद्धांत यही है, बस आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य आचार्य बालकृष्ण जी ने लिखी है। तो ये बड़ी अच्छी पुस्तक है, ये हर किसी को पढ़नी चाहिए। मनोहर लाल खट्टर जी के साथ मेरी ना आधा घंटा जूम मीटिंग हुई थी, आधा घंटा।
पूरे हरियाणा के 5-6 डॉक्टर के साथ हुई थी उनकी जो मीटिंग। तो मैंने उनको कहा कि सिलेबस ऐसा होना चाहिए कि 12वीं क्लास में ही हर किसी को आयुर्वेद की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम का हो, जिससे कि अपनी बॉडी के बारे में, अपने बारे में, खान पान का, रहन सहन का पता तो लगे। तो जो आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य है, अगर हर 12वीं के बच्चे को पढ़ा दें, चाहे मैथ का हो, साइंस का हो, आर्ट्स का हो, है ना, जो भी हो, अगर हर बच्चा पढ़ लेगा तो उसमें तो ये भी लिखा है कि गर्भाधान का तरीका क्या है आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य में, हमें दही खाने के क्या नुकसान है, सॉरी दही खाने के क्या नियम है, पानी पीने के क्या नियम है, दूध पीने के क्या नियम है, बच्चों के क्या खान पान के क्या रूल्स हैं, बुढ़ापे में क्या है, जवानी में खान पान के क्या रूल्स है, सोने का क्या तरीका है, उठने का क्या तरीका है ना, पोटी करने का क्या तरीका है, शुशु करने का क्या तरीका है, ऐसे सारे नियम बताए आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य में। और फिर हर बीमारी में कि डायबिटीज क्यों होती है और कैसे ठीक कर सकते हैं, मोटापा कैसे होता है कैसे ठीक कर सकते हैं, कब्ज कैसे होती है कैसे ठीक, हर बीमारी का, हर खान पान की चीज का, हर रहन सहन के तरीके का सारे नियम उसमें है आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य। जो आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य पढ़ लेगा उसको वो कभी ये नहीं कह सकता कि मेरे को ये बीमारी क्यों हो गई या मेरी ये बीमारी क्यों नहीं ठीक हो रही, है ना, मतलब हर सवाल का आप जवाब दे सकते हो। मैंने 3 दिन में पढ़ी थी पूरी पुस्तक, आप लोग 10 दिन में पढ़ सकते हो, क्योंकि मेरे को मेडिकल की नॉलेज थी पहले पूरी सारी, तो मैंने तब पढ़ी थी MBBS MD के बाद। आप लोग पढ़ोगे तो 1 हफ्ते या 10 दिन में पूरी पढ़ लोगे, फिर कोई भी सवाल का जवाब आपको ये रहेगा कि मेरे को नहीं पता इस चीज का, आपको सारा पता है। हर किसकी बुक है आयुर्वेद सिद्धांत? आचार्य बालकृष्ण जी ने लिखी है, ये अमेजोन से भी मंगवा सकते हो आप, या फिर जो आपका जो सेंटर होगा ना उद्यालय होगा चिकित्सालय, उसमें भी शायद मिल सकती है। स्वामी जी ने तो कहा है कि हर किसी को रखनी चाहिए, हर उद्यालय वालों को, लेकिन कई बार ये लोग रखते नहीं, ये चक्कर है। सर अगर किसी का मुंह बहुत ज्यादा पका हुआ हो, छाले बहुत फ्रीक्वेंट हो रही, मुंह ज्यादा पकने का मतलब पित्त रोग है, पित्त बढ़ गया है, तो नमक और मीठा 3 दिन के लिए बिल्कुल ना खाएं किसी भी चीज में, बिना सब्जी, बिना नमक मीठे की सब्जी 3 दिन में ठीक हो जाएगा। और आगे से ना बढ़े तो उसके लिए खाना दिन में 2 बार लेना है, तीसरी बार खाना नहीं लेना, है ना, जितना ज्यादा खाना लेंगे उतना ज्यादा पित्त बढ़ेगा, है ना, तो खाना दिन में 2 बार ले लो। दोपहर में फल खा के काम चलाओ, शीशम के पत्ते चबा के खाने सुबह शाम, लौकी का जूस पीना है ना, और बेल पत्थर। मैंने तो दिखाने के लिए सारी चीजें रखी हुई थी, मेरे पास शीशम के पत्ते भी रखे हैं, मीठे नीम के पत्ते भी रखे हैं, मैं दिखा रहा हूँ वीडियो में, मुझे तो दिखाई दे रहे हैं, पता नहीं आप लोगों को दिखाई नहीं देंगे। अब वीडियो दिख गई आपकी, वीडियो दिख नहीं सर, नहीं दिख रही है। जगदम्बा बेबी से वीडियो दिख रही है आपकी, इससे दिख रही है? अरे वाह, जगदम्बा से दिख रही है, नहीं दिख रही सर, जगदम्बा नहीं वाली दिख दिख रही रही है है, सर हमें। जगदम्बा बेबी केयर। नहीं अच्छा दिख मैंने रही 2 सर। आईडी चला रखी है इसीलिए मैं किसी को तो दिखे। कब से दिखाई दे रही है जी प्रेम जी? ये अभी दिखाई, अभी दिखी, अभी अच्छा, ये जो ही ये आपने मीठे- पौधा उठाया दिख गई। ये मीठे नीम के पत्ते हैं, है ना, ये अमृत के बराबर है ना, और ये बेल पत्थर है, ये अमृत के बराबर है गर्मियों में। अब दिख रही है सर, दिख रही है जी। हाँ जी सर, दिख रही है, अब दिख रही है ना, तो ये मीठे नीम के पत्ते आप लोग भी चबाओ डेली, पूरे बैसाख, अब बैसाख का महीना चल रहा है ना, तो बैसाख में, जेठ में मीठे नीम के पत्ते हर किसी को चबाने चाहिए, ये बड़े शरीर को साफ करेंगे, ये डिटॉक्स कर देंगे बॉडी को। ऐसे बेल पत्थर हर किसी को लेना चाहिए जिससे कि पित्त बढ़ ना जाए, जिसको भी मुंह में छाले हैं तो बेल पत्थर जरूर खाओ लोग। है कड़ी पत्ता, हाँ कड़ी पत्ता, ये रहा कड़ी पत्ता, है ना, और एक ये गोमूत्र, गोमूत्र सर जो है, मेरा है ना? एक मैं पूछना था कि मैं जब भी कोई सफर करती हूँ ना, जैसे बस में कर लिया, जहाँ घर में चेयर पे बैठ के कर लिया, जे मुझे 1 महीने से दिक्कत आ रही कि मेरे एंकल्स जो हैं उस पे स्वेलिंग आ जाती है सर। कितना वेट आपका? 60? मेरा 62 है, आइडल वेट पे हूँ सर। अच्छा, तो डेली का आपका पिछले 10 साल से कितने किलोमीटर का चलना फिरना है घर से बाहर? वॉक पैदल? तो ज्यादा नहीं हुई सर, मेरी वॉक कम हो गई, लेकिन मेरा योगा जो है ना वो रूटीन में ना है। ना, मैं जो पूछा मेरी बात का जवाब दो जो मैंने पूछा है। पिछले 10 साल का एवरेज क्या है आपका? डेली कितने किलोमीटर आप घर से बाहर चलते हो? सर 1-1.5 किलोमीटर, इससे ज्यादा। इसलिए ऐसा हो रहा है जी, आपको करनी पड़ेगी। जब आप लंबी वॉक करोगे ना तो मांसपेशियां जो है ना, ये पैरों की, इसे कहते हैं, ये जो मांसपेशियां ना पैरों की, वाली शिन, ये जो नीचे वाली है, इन्हें कहते हैं पेरिफेरल। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आ रही है आवाज? अभी आई। हाँ अब आ रही। तो पता लग गया था उसके ना, सेंसर के पता लग गया था स्विच के नीम का पता। तो दिल आपका मतलब जो पेरिफेरल हार्ट है वो अच्छी तरह मूवमेंट करेगा, यहाँ की मांसपेशियां एक्टिव होंगी ना, फिर जाके चीज ठीक होगी आपकी भी एंकल की, है ना। और दूसरी ये एक तरह का वायु रोग है जो आपके एंकल के, आप बता रहे हो ना, तो मालिश होनी चाहिए आपकी पूरी बॉडी की, तिल के तेल से मालिश हो, और डेली लंबा चलने की आदत डालो। लंबे चलने की आदत पड़ेगी एक तो मालिश करने से, एक प्राणायाम की मात्रा बढ़ाने से, प्राणायाम की मात्रा, है ना, शाम को। ओके सर, दूसरी बात मेरी ये है कि जैसे आंखों के नीचे ना जब सुबह उठते हैं तो स्वेलिंग हुई होती है आंखों के नीचे। हाँ हाँ,
ये सब बुढ़ापे के लक्षण है जी, बुढ़ापे के लक्षण है। आप योग की मात्रा बढ़ाओ, खाना कम करो, खाने को पचाने में बड़ी सारी ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, हमारी चेतना शक्ति ना, वो हमारा जमीर मर जाता है। तो कम खाना खा के आप ज्यादा एक्टिव, नमक और मीठा कम कर दो, हो सके तो एक बार के दिन में एक बार लो, नमक मीठा और पका हुई चीज एक बार ले लो, उससे बड़ा फर्क पड़ेगा, है ना। ये करो, मालिश से बड़ा है ना। स्वामी जी का आता है वात हर चूर्ण, ये दोनों वात रोग हैं, तो वात हर चूर्ण के 1 चम्मच सुबह शाम आप नवाए पानी के साथ ले सकते हो। और कौन पूछ रहा था सर? अगर एक्सरसाइज करने के बाद बहुत फ्रीक्वेंट क्रैम्प पड़ रहे हैं तो क्या किया जाए? देखिए, ये वायु रोग है। वैसे तो स्वामी जी की दवाई आती है विषतुंडक बटी, वो क्रैम्प्स के लिए होती है स्पेशल, है ना। एक गोली सुबह शाम 10 दिन ले सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली ये है कि वो वायु क्यों बढ़ रही है ना। तो एक तो क्रैम्प के लिए मालिश करनी चाहिए, तिल के तेल से बॉडी की मालिश हो जाए। एक लंबी वॉक करें, एक हरी सब्जियां, खिचड़ी, दलिया, रोटी, दाल, मिनरल्स वाला, इलेक्ट्रोलाइट्स वाला खाना खाएं, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स हो, मिनरल्स हो, है ना। अगर ज्यादा हम चावल खाएंगे, आलू खाएंगे, केला खाएंगे, जिसमें कि शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा है, तो उसमें मिनरल्स नहीं मिल पाएंगे हमें, फिर तो मिनरल्स की कमी से ऐसा हो जाता है। तो जो खनिज तत्व है, खनिज तत्व वाला भोजन, तो सब्जियां, दालें, खिचड़ी, ऐसा खाना खाएं और मालिश करें, और सुबह शाम डेली लंबी चल के भी आए, है ना। तो उससे इसमें फर्क पड़ेगा। सर मुझे वीडियो बनाने वाला हूँ, मैंने आज नोट कर रखी थी 10 वीडियो बनाने के लिए, क्रैम्प्स के मैंने उसमें लिख रखा था। अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ। सर अगर 15 से 16 साल का बच्चा है, उसको गर्मियों में तकसीर रेगुलर 2-3 बार एक दिन में आ जाता है ब्लड उसकी नोज से, तो उसको क्या मेडिसिन दे? मैं नहीं, उसको क्या ना दे, आप ये पूछो। किसी को भी कोई बीमारी होती है, क्या ना दे, है ना, तो उसको एक तो कोई भी बासी चीज ना खाए, जो बासी चीज कोई भी ना खाए, है ना। क्या होती है बासी चीज? जैसे कि बिस्कुट, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, है ना, जैसे कि नमकीन, मान लो ऐसी चीज, है ना, बासी चीज ना खाए कोई भी। दूसरा पित्तवर्धक भोजन, ज्यादा मिर्च मसाले, घर पे भी जो खाना बने तो मिर्च मसाला ज्यादा ना हो। और वो लौकी की सब्जी कितनी खाता है, हरी सब्जी डेली कितनी खाता है, बताओ बच्चा। वो बच्चा सर तकरीबन हफ्ते में 2-3 बार बनती है तो खाती है, और लौकी की सब्जी खुश होकर खाती है। डेली 3 टाइम हरी सब्जी देनी पड़ेगी। हरी सब्जी लेंगे तो पित्त शांत रहेगा, फिर पित्त प्रकोप नहीं होता, है ना। किसी भी दवाई का आदि बनाने से उसका कारण हमें ठीक करना पड़ेगा, है ना। तो लौकी, तोरी, टिंडा, पालक, मेथी, बथुआ, करेला, पेठा, हरी सब्जियां सारी 3 टाइम दो, और बासी चीज ना दो। वैसे एक आता है बोट्रोक्लोट लोशन, एलोपैथिक आता है वो हमारे, है ना, क्या बोले? बोट्रोक्लोट लोशन, है ना, उसकी 2 बूंद डाल देना नाक में, बोट्रोक्लोट के माध्यम से। हाँ, बोट्रोक्लोट लोशन घर में रखना चाहिए। आप चाहो तो उसके बैग में भी रख दो या स्कूल में रख दो एक, तो जब भी आए तुरंत 2-3 ड्रॉप्स, हाँ 2 बूंद डाल दे। ऐसे शीशम के पत्ते चबाने चाहिए, शीशम के पत्ते चबाने चाहिए, मीठे नीम के पत्ते चबाने चाहिए, बेल पत्थर लेना चाहिए। 3 चीजों से फायदा में, अनार, शीशम के पत्ते, बेल पत्थर के पत्ते, और बेल पत्थर का जूस जैसे बनाते हैं, और मीठे नीम के, इनसे, और लौकी की सब्जी, इनसे मतलब ये ठीक होती है, नक्सीर ठीक होती है हर किसी को, चाहे बच्चा हो या नक्सीर की कोई मेडिसिन तो नहीं है ना? बताइए सर, नक्सीर खाने की मेडिसिन कोई नहीं होती दुनिया में। ठीक है सर, खाने की मेडिसिन नहीं। मुझे ना नक्सीर के लिए मेडिसिन बताइए साइड पे है जी। मुझे वीट एलर्जी सर 2006 में, फिर वो लगातार सर मुझे सुबह बड़ी दिक्कत आती है, वो हाइपर एसिडिटी रहती है सुबह। वीट एलर्जी है क्या? वीट एलर्जी है? हाँ जी, वीट एलर्जी भी है, 2006 में डिटेक्ट हुई थी। देखो जालंधर में स्वामी जी ने ना योग का शिविर लगाया था, जालंधर में, आज से 20 साल पहले, है ना। तो अमृतसर की 3 लड़कियां थी, 3 बहनें, उनको वीट एलर्जी थी। उन्होंने 6 महीने योग किया, 4-4 घंटे डेली, तो तीनों की वीट एलर्जी ठीक हो गई थी। वीट एलर्जी का मतलब होता है कि वीट में प्रोटीन होती है कुछ, है ना, उन प्रोटीन को पचाने के लिए बॉडी में एंजाइम बन नहीं पा रहे, है ना। जैसे कोरोना के बाद कई लोगों को हो गया कि भाई एंजाइम नहीं बन रहे बॉडी में, तो वो उनके एंजाइम बनने लग गए थे जब उन्होंने योग 4-4 घंटे किया। तो योग की मात्रा आप बढ़ाओ, फिर वीट एलर्जी में फायदा मिल सकता है। और एक चीज क्या होता है, उसकी वजह से एसिडिटी होती है ना, बहुत एसिडिटी है, बहुत ज्यादा। एक तो लौकी का उपयोग करना चाहिए, एक आपको आंवले का उपयोग करना चाहिए। और स्वामी जी का एसिडोग्रिड एक टैबलेट आ गई है, एसिडोग्रिड, कुछ दिन के लिए वो एसिडोग्रिड टैबलेट आप ले सकते हो, है ना, सुबह नाश्ते से पहले। वैसे लौकी का और सलाद का, हरी सब्जियों का उपयोग ज्यादा करो। राजमा, छोले, पनीर, मटर, इनसे दूरी बनानी पड़ेगी। और लगभग मेरे हिसाब से अगर आपको एसिडिटी है तो मीठा और नमक दिन में केवल 1 बार लो आप। शाम का खाना बिना नमक मीठा के लेना पड़ेगा, फिर एसिडिटी हो सकती है। ये इम्पॉसिबल है कि एसिडिटी हो जाए। और शाम का खाना सूरज छिपने से पहले देना पड़ेगा, ये भी पक्की बात ध्यान रखिएगा। ओम डॉक्टर, फ्लैटों के लिए कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए? है जी,
कराटे आते हैं उनके लिए क्या एक्सरसाइज करें, कौन सी कोई कितना weight टेक्निक है? नहीं है? जिसको कराटे आते हैं वेट कितना उनका? 65 मेल है फीमेल है? मेल फीमेल है सर। तो फीमेल का वेट तो 45 रहे तो अच्छा रहेगा। कहते हैं ना 47 वेट कुड़ी दा, 47 के आसपास वेट आना चाहिए, उसके बाद तो कराटे आएंगे है ना। ये कफर हो गया, कराटे आना ना कफर हो गया, तो चावल आलू केला दही से दूरी बनानी पड़ेगी। चावल आलू केला दही इनसे दूरी बनानी पड़ेगी, है ना। सर मल्टीविटामिन बता दीजिए, विटामिन डी और कैल्शियम। देखो वो तो स्वामी जी के आते हैं डेली एक्टिव आती है, वो मल्टीविटामिन है, मिनरल्स भी है उसमें, विटामिन वो है। लेकिन एक कराटे वाले के लिए पूछ रहा हूँ मल्टीविटामिन नहीं सर, जैसे बॉडी में पेन वगैरह होता है हड्डियों में, मालिश होती है, उसका तरीका मालिश है। तो वैसे तो स्वामी जी की डेली एक्टिव नाम से आती है मल्टीविटामिन, डेली एक्टिव। वैसे ऐसी कंडीशन में वो लेनी चाहिए। क्या एक तो वीकनेस ही लगती है, और क्या एक और बताया आपने अभी? ओमेगा 3 वगैरह हो सर उसमें, किसमें? ओमेगा 3 और विटामिन 12 की कमी हो जिनमें के शरीर में। ये देखो विटामिन B12 तो हमारे भोजन में हमें मिल सकती है, अगर हमारी बॉडी उसको उठा सकती है तो उसके लिए तो लंबी वॉक करनी पड़ेगी, एक मालिश करनी पड़ेगी, योग की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। अल्टीमेट तो वो सॉल्यूशन है। टेम्परेरी मतलब स्वामी जी के वैद्य से वहां से आके इनकी दोनों की आते हैं, ओमेगा 3 भी आते हैं इनका और डेली एक्टिव भी आते हैं, जिसमें विटामिन और मिनरल्स होते हैं, वो ले सकते हो आप। लेकिन वो फाइनल सोल्यूशन नहीं है। फाइनल सोल्यूशन है कि बॉडी को इस लायक बनाना है कि वो बॉडी खाने में से उन चीजों का जोर कर ले, है ना। तो ये योगा और सर अगर किसी मेल को कराटे आते हो जिसका वेट 90 to 95 है तो वेट कम करना पड़ेगा जी। वेट कफ होगा ना कराटे, तो कफ मतलब मेद जो बढ़ गया ना, इसमें वजन कम करना पड़ेगा। तो वजन कम करने के लिए सफेद रंग की चीजें बंद करनी है, चावल आलू केला दूध दही बंद करने हैं, और शाम का खाना सूरज छिपने से पहले लेना, और 1.5 टाइम ही खाना खाए दिन में, 1 या 1.5 टाइम, तब वजन कम होगा। लंबी लंबी वॉक करें, मालिश करें। मालिश ना एक्स्ट्रा फैट को बर्न कर देती है और बॉडी को एनर्जेटिक बना देती है। मांसपेशियां और जोड़ हमारे अच्छा काम करने लग जाते हैं, तो उससे बड़ी हेल्प मिलती है। सर मेरे हस्बैंड की तो डाइट भी ठीक है और वो डेली एक्सरसाइज भी करते हैं, योगा वॉक भी, बट उनको फिर भी काफी कराटे आते हैं। कितना वजन है उनका? सर उनका वेट 70 से नहीं 60-65 के बीच है। कब से आते हैं कराटे उनको? सर उनको हो गए 4 to 5 years और काफी ज्यादा लोड करते हैं। पिछले 10 साल से कितने घंटे कितने किलोमीटर चलते हैं घर से बाहर वो? सर वो चलते हैं कम से कम उनका 5,000-6,000 तो कदम है, डेली कर जाते हैं अपनी सुबह वॉक पे। दिन में तो कमर्शियल हो गया ना काम के लिए। उनका आउटडोर वॉक में रनिंग कितनी है डेली की, सुबह से शाम, मतलब सुबह सर आउटडोर रनिंग में ऐसा है कि उनका काम ही स्टैंडिंग का है, तो वो अपने जहाँ पे काम करते हैं वो अपने काम वाले नहीं कर, काम के टाइम में तो ना हमारे मन में कैलकुलेशन चल रही होती है, उनको डेडिकेटेड वॉकिंग करनी पड़ेगी सुबह 5 बजे। जो डेली वॉक करते हैं सुबह मॉर्निंग की। हाँ, और योग करते नहीं करते हैं? योग नहीं करते, वॉक जरूर करते हैं अर्ली मॉर्निंग। योग करना, दोनों का 3 चीजें हैं, किसी को भी निरोगी होना है ना, 3 चीजें निरोगी रहने के लिए, योग, वॉकिंग, रनिंग और मालिश, है ना। और साथ में खाने के परहेज। सफेद रंग की चीज उनको खानी नहीं है, चावल आलू दूध दही बिल्कुल ना ले वो, और हरी सब्जी दाल रोटी खिचड़ी खाएं। 1.5 घंटा योग करें सवेरे, और इसमें भस्त्रिका ज्यादा करना है, जैसे स्वामी बता रहे हैं। देखो जिससे खराटे खत्म हो जाएंगे ना, देखो ऐसे वो उनको करना चाहिए 2000 बार। देखो 1 मिनट में 100 बार हो जाता है। आप अभी करके देखोगे ना, 1 मिनट में 100 बार हो जाएगा। पहले भस्त्रिका किया, उनके 3 दिन में खराटे बंद हो जाएंगे। जो मैं बता रहा हूँ वैसे कर रहा है। देखो मैं बताऊं, स्वामी जी ने कल बताई थी ये बात, है ना, पिछले हफ्ते बताई थी ये बात, मैं बता रहा हूँ आपको कैसे। पता कैसे? 100 बार भस्त्रिका किया, पहले 100 बार, देखो ऐसे 100 बार भस्त्रिका किया, फिर साथ में भस्त्रिका बंद करते ही ना, जैसे भस्त्रिका रोका तभी लगा लो बाह्य बंद लगा लो, ठीक है, जितनी देर लगा सकते हैं। उसके बाद बाह्य बंद को छोड़ के फिर अग्निसार क्रिया कर ले, ठीक है, अग्निसार क्रिया। उसके बाद फिर उज्जाई कर ले। 4 चीज करनी पड़ेगी, याद रहेंगे आपको। पहले हमने भस्त्रिका किया 100 बार, 1 मिनट लगेगी, है ना। उसके बाद बाह्यबंद लगा लिया, भस्त्रिका तोड़ते ही बाह्यबंद लगा लिया, बाह्यबंद तो तोड़ते ही अग्निसार क्रिया कर दी। जैसे अग्निसार क्रिया छोड़ फिर उज्जाई करना। स्वामी जी कह रहे हैं कि ऐसी अगर 80 साइकिल करेंगे, 80 साइकिल करने में 2 घंटे लगेंगे, इस तरह की, है ना। तो उसमें भस्त्रिका उनके 3 दिन में खराटे बंद हो जाएंगे, फिर नहीं खराटे हैं। ये करना ठीक है सर, कोई मेडिसिन या नोज में डालने का ड्रॉप नहीं है ना? ना उससे कुछ नहीं होगा। ये तो अंदर से सफाई करनी है ना, अंदर से क्लींजिंग करनी है, ये इस चीज से होगी। ठीक है, धन्यवाद सर, है ना। 100% ओम जी ओम। एक्चुअली हमारे यहाँ ज्यादातर योग लोग कम करना चाहते हैं, दवाइयाँ
ना ना योग ज्यादा योग खाना के चाहते बिना नहीं हैं। दवाई मेरे को ऐसा लग रहा है कि ज्यादातर लोग हाँ योग के बाद काम है, दवाई एक पनिशमेंट है, पनिशमेंट मिलता है अपराधी को, अपराधी को दंड देना होता है, तो दवाइयां तो दंड है, दंड भुगतने वाली बात है, वो सोल्यूशन नहीं है, परमानेंट सोल्यूशन है लाइफस्टाइल, योग, मालिश है, ये 3 चीजें होंगी, फिर दवाई नहीं खानी पड़ेगी। दवाई फॉर द टाइम भी इन द विंडो पीरियड में लेते हैं कि बस हाँ भाई मोहलत दे दी भगवान ने, 15 दिन की मोहलत दे दी, 15 दिन में दवाई लेके फटाफट खाने का, उसके बाद तो मतलब अल्टीमेट सोल्यूशन तो योग, प्राणायाम और मालिश से मिलेगा, फिर नहीं बीमारी है। और खान पान में है ना, अपने प्रकृति के हिसाब से खाना, पूरे देश में फ्री ऑफ कॉस्ट बताते हैं, है ना, कि भाई हमें क्या खाना है, मतलब किस प्रकृति में क्या खाएं, तो वो उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए, मतलब ये। सर अगर किसी को पार्किंसन है और उनकी एज 75 है, काफी हाइपर होते हैं, फिर क्या करें? वायु रोग है, वायु तो शांत होएगा 4 घंटे के योग करने से, मालिश होनी चाहिए उनकी, तिल के तेल से मालिश होनी चाहिए, मेधावटी लेनी चाहिए, और लगभग 4 घंटे उनको योग करना चाहिए, है ना। कोई किसी के पार्किंसन को ठीक नहीं कर सकता, अमिताभ बच्चन को पार्किंसन था, कई लोगों को था, अगर खुद वो करेंगे, कोशिश करेंगे, तब पार्किंसन ठीक होगी। तो योग 4 घंटे करना पड़ेगा, सुबह लगभग 4 बजे उठकर 4 बजे योग करें 4 घंटे के लिए, बाकी दवाई उनके ले सकते हैं। वायुवर्धक भोजनालय, मूंगफली, राजमा, छोले, पनीर, मटर, उड़द बिल्कुल ना खाएं, हरी सब्जी, खिचड़ी, रोटी खाएं, और वात को शांत करने वाली चीजें उनको लेनी पड़ेगी, है ना भाई। पार्किंसन के बड़े लोग ठीक हुए योग से, उनको जाना चाहिए सीधा पतंजलि, हरिद्वार में जाके वो मानेंगे बात और वो सारा करेंगे और तुरंत फायदा होगा, है ना, घर पे नहीं मानते लोग। हाँ जी। एक वाइफ की ना नसों में अकड़न सी रहती है, वो कैसे हो पाएगी? कितनी हाइट है, कितना वेट है उनका जी? उनका वेट है 70 के आसपास है। ये इसका कारण है, 20 किलो वेट कम करो आप उनका, है ना जी, 20 किलो वेट कम करो आप उनका, 20 kg, है ना, तब बता भी ना, जो नसों को शेप में रखने के हार्मोन्स होते हैं ना, वो हार्मोन्स फीके पड़ रहे हैं, भगवान ने वो बनाए थे हार्मोन्स 45 किलो वजन के लिए, वजन होगा 70 किलो, तो अब जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी शरीर पूरा पूरा होता रहेगा, तो नसों में पकड़ नहीं रहेगी, कब्जा नहीं रहेगा अपना हाथ का, अब बुढ़ापा शुरू हो गया है, जल्दी वजन कम करेंगे, जितनी जल्दी मालिश से उनकी वीकनेस दूर होगी, मालिश करें खूब, उससे फैट तो बर्न हो जाएगा और नसें मजबूत हो जाएगी, मांसपेशियां, नसें, हड्डियां, जोड़ सारे लचीले हो जाएंगे, बड़े मजबूत हो जाएंगे, है ना। तो उनको मालिश करनी चाहिए, योग 2.5 घंटे करना चाहिए, सुबह लगभग 2.5 घंटे योग करें, और खान पान में कफवर्धक भोजन ना ले, वायुवर्धक भोजन ना ले, है ना। तो आप 1 महीने में उनका 20 किलो वेट कम कर सकते हो अगर जुट के काम करोगे, है ना। 1.5 टाइम खाना खाए, वो सुबह खा ले पेट भर के खाना, शाम को खिचड़ी दलिया खा ले, दोपहर में भात खा ले, है ना। और इनकी जो स्वामी की दवाई आती है न्यूरोग्रिड, है ना, न्यूरोग्रिड, एक तो न्यूरोग्रिड, एक विस्तुंडक बटी, है ना, न्यूरोग्रिड और विस्तुंडक बटी, है ना, ये कुछ दिन के लिए ले लें, और त्रिफला सुबह ले लें खाली पेट, और शाम को हरड़ मुरब्बा शाम के खाने के 1 घंटे के बाद। और कितना डेली वॉक करती हैं पिछले 6 महीने से, 1 साल से आउटडोर वॉक? चलो डॉक्टर साहब 2-3 क्वेश्चन ले लो, फिर फिनिश करो। हाँ, उनको वॉक करना चाहिए अच्छे से, है ना, आउटडोर वॉक करना चाहिए। और क्या क्वेश्चन है जी? किसी को योग के बारे में कुछ पूछना हो, किस बीमारी में क्या योग करे, ऐसा कुछ पूछना हो? ओम जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि जैसे जुकाम होता है, तो उसके बाद मेरे कान में स्वेलिंग आ जाती है। तो हर किसी की आती है जी। अच्छा, हाँ, हर किसी को आएगी, जुकाम में तो कानों में स्वेलिंग जाना पड़ता है, उसके लिए स्वामी बताते हैं, पहली बात तो नमक और मीठा कम करना है ना, ना मीठा। फिर नाक बंद करके देखो, ऐसे नाक बंद करी और गहरी लंबी सांस लेके कानों में से सांस निकालने की कोशिश करनी है, देखो, इसे कहते हैं कर्ण अभ्यंतर प्राणायाम, है ना। और ऊंचाई की मात्रा बढ़ानी चाहिए, ऊंचाई की, है ना, बढ़ानी बीच में करें। तो बाकी वो आता है हरिद्राखंड, वो दारू हल्दी होती है, उसमें दारू हल्दी है ना, तो हरिद्राखंड की आधी चम्मच कटोरी दूध में उबाल के वो सुबह भी ले सकते हैं और शाम के खाने के 1 घंटे बाद भी ले सकते हैं, हरिद्राखंड, है ना। फिर से है ना, क्या चीज बताऊं? हाँ जी, एक ही तो बात बताई मैंने, हरिद्राखंड तो बताया, हरिद्राखंड, ठीक है, है ना। तो उसकी आधी चम्मच 1 कटोरी दूध में उबाल के, तो वो 2 टाइम दिन में 2 टाइम ले लो, है ना, ऐसे कर सकते।
और खाना शाम का जरूर जल्दी लेना पड़ेगा, शाम का खाना 6 बजे तक लेना पड़ेगा हर किसी को, कोई भी दिक्कत है कभी। और बताइए। ओम सर मेरा बेटा है 6.5 साल का, इसको गर्मियों में ना घमौरियां बहुत निकलती है, जैसे गले के आगे पीछे और यहाँ फेस पे सब जगह। 4-5 महीने इसके बहुत रहती है मतलब घमौरियां। तो कभी ये कोई दुकान की चीज खाता है, कोई बिस्कुट टॉफी नमकीन वगैरह? खाता तो पतंजलि के ये, बाकी तो नहीं खाता। ये बंद करने पड़ेंगे जी, ये बंद कर दो, है ना। ये बॉडी की प्रतिक्रिया होती है। एक तो कपड़े सिंथेटिक बना रखे हैं ना आपने, होजरी के ना बनाओ कपड़े। जैसे मैंने पहने हैं ना कॉटन के बंगाली कुर्ते पे आपके कॉटन के झबले होने चाहिए। सिंथेटिक चीज ना तो पहनानी ना खिलानी। लोगी तोरी खाएगा फिर कभी भी नहीं हो सकती ये चीज, घमौरिया नहीं होता, है ना। ये पित्त प्रकोप है, घमौरिया पित्त का रोग है, पित्त बढ़ रहा है शरीर में। पित्त बढ़ता है टेस्टी चीज खाने से। अगर हरी सब्जियों को खाएगा कड़वी चीज, कभी भी पित्त नहीं बढ़ सकता। तो इसे लोगी तोरी की सब्जियां, तिल डाल दो, आलू बंद कर दो, आलू से बचा रखो, हरी सब्जियां दो, फिर नहीं घमौरिया हो सकता किसी को भी। और सुबह शाम वॉक लेके जाओ, सुबह शाम। मैं बता रहा था आपको, ये मेरी गुड़िया यहाँ बड़ी होगी, मैंने बताया था अभी यार थोड़ी देर पहले, है ना। ये गुड़िया मेरी, ये मेरा बेटा, ये तो चाइल्ड स्पेसिस है जो बेटा ना मेरा, ये है ना, ये तो चाइल्ड स्पेसिस है दिल्ली में। मैं भी चाइल्ड स्पेसिस हूँ, ये भी। और जो गुड़िया है सौम्या, ये चंडीगढ़ गई हुई है, ये जुडिशरी की तैयारी कर रही है सौम्या, है ना। तो जब ये पेट में थी ना, इसी मम्मी ने 2.5 घंटे योग किया डेली। स्वामी जी हमारे घर आए थे, तब ये चौथे महीने में है ना, प्रेगनेंसी के टाइम में स्वामी जी घर आए थे, 2005 की बात है। तो तब जो है क्या कहते हैं, वाइफ ने ना 2.5 घंटे डेली योग किया। तो ये जब से पैदा हुई है हमेशा 5 बजे नहाई है रोज, 18 साल से डेली सुबह 5 बजे से पहले नहा लेती है। जब ये 1 दिन की थी, 1 हफ्ते, 1 महीने की, 1 साल की, है ना। मतलब आप लोगों को सोचना चाहिए कि आपके बच्चे को क्यों पित्त चल जाता है, क्यों घमौरिया आते हैं ना। तो 5 बजे नहाई हमेशा। जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहाएगा बच्चा, उसको घमौरिया नहीं हो सकता, है ना। और जब ये 2.5 साल की थी तो 5 बजे नहा के योग करने लगी। इसमें कोई बच्चे की गलती नहीं है, बच्चे को नहीं कह सकते, है ना, पेरेंट्स को। 2.5 साल की थी तो 5 बजे नहा के योग करने लगी है, 2.5 साल की उम्र में, है ना। तो फिर जब ये 3 साल की थी तो योग टीचर बन गई। 3 साल की उम्र में इसने योग सिखाना भी शुरू कर दिया। इसका बड़ा हाई क्वालिटी का बॉडी के ऊपर कमांड आ गया सौम्या का, है ना। जब ये 3 साल की थी तो इसने 3 किलोमीटर की सैर करनी शुरू कर दी डेली। सुबह 5 बजे नहा के 1 घंटे का योग, 1 घंटे की सैर, उसके बाद स्कूल जाती थी। तो जब ये 3.5 साल की थी तो हम सनातनी लोग हैं, इसने दीक्षा ले ली सरस्वती मंत्र की। तो 11 माला प्राणायाम के साथ ही इसे करने शुरू कर दी। जब ये 6.5 साल की थी तो इसने पहली बार 1 हफ्ता अन्न नहीं खाया, नवरात्रि के व्रत रखे पहली बार 6.5 साल की उम्र में, है ना। और पहली बार एकादशी का व्रत रखा। तब से लेके सारे एकादशी के रखे हैं व्रत इसने, पिछले 14 सालों से सारे नवरात्रि के व्रत रखे, कभी नहीं छोड़ा कोई नहीं। हॉस्टल में भी रखती है, वहां पे रहती है ना। तो 9 साल की उम्र में इसे पूरी भगवद गीता याद होगी। कोई 5 लाख रुपए देके भी भगवद गीता याद नहीं कराता भी इस बच्चे को भगवद गीता याद करा दो। ये तो सात्विक भोजन का और सात्विक कर्मों का खेल है। ये हमेशा जल्दी सोती है रात को। और सुबह जब ये घर पे रहती थी पिछले 5-6 सालों में 4:30 बजे उठ के झाड़ू पोछे लगाती थी मंदिर के और किचन के, 5 बजे नहा लेती थी, 5:15 बजे लड्डू गोपाल जी को नहलाना होता था, और फिर 1 घंटा योग, 1 घंटा सैर करनी है। इसे नहीं घमौरिया हो सकता। तो खाली हम दवाई से, पैसे से नहीं घमौरिया को ठीक कर सकते। लाइफ स्टाइल से हर सवाल का समाधान होता है, हर दिक्कत का समाधान लाइफ स्टाइल से होता है ना। उसको लाइफ स्टाइल पे 100% फोकस रखना चाहिए। और सवाल किसे क्या है जी? बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आज के सेशन के लिए। बड़ा अच्छा सेशन रहा हमारा सभी का। बहुत आपने, हमारे यहाँ तो ये आए थे कल्याण देव जी, मैं आपको दिखाता हूँ। कल्याण देव जी आए थे, बड़े बड़े महापुरुष आए हमारे यहाँ घर पे शुरू से ही, है ना। आज से 25 साल पहले आए थे। ये स्वामी विवेकानंद के फ्रेंड हैं, स्वामी विवेकानंद के साथ रहते थे कल्याण देव जी, है ना। 125 वर्ष की उम्र में आए थे हमारे यहाँ, है ना। और फिर नायब सिंह सैनी जी 2 बार आज के, नायब सिंह सैनी जी भी आज के यहाँ पे सारा देख के गए थे। हमारी आटा चक्की, हमारा मच्छरदानी और बर्तन, हमारे एक एक चीज देखी उन्होंने आके, तो उनको बड़ा अच्छा लगा। ये हॉस्पिटल में एक बार दिखा दूं। अभी कितने लोग जुड़े हुए हैं? आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। अब 20 और 28, 1 मिनट, 20 और 8, 28 लोग जुड़े। वीडियो आ रही है? वीडियो दिखाई दे रही है? वीडियो नहीं, अब वीडियो दिख रही है लेकिन कैमरा फिट नहीं है, ऊपर द्वार पे लगा हुआ है। अच्छा, दूसरे, हाँ दूसरे वाली मैं ये लगा। अब उसको मत लो, मनोज मित्तल वाला मत लो, ये वाला लो। हाँ ये वाला, ये ले जाओ। या दिख रहा है? हॉस्पिटल दिख रहा है जी? हाँ जी दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो ये हॉस्पिटल है हमारा, है ना। तो 22 साल हो गए मैं लगभग करनाल में हॉस्पिटल में। इसमें उससे पहले मैं 3 साल वहां था, क्या कहते हैं, महाविद्यालय हॉस्पिटल है यहाँ पे करनाल में, काफी बड़ा, उसमें था। तो इसमें बड़े बड़े महापुरुष आ चुके, स्वामी जी भी आ चुके, और नायब सिंह सैनी भी आके यहाँ पे रह के गए हैं। तो बड़ा अच्छा, मतलब 1 घंटा उन्होंने यहाँ पे बिताया।
तो बड़ा अच्छा लगा केवल लाइफस्टाइल के लिए। लाइफस्टाइल उन्होंने देखा कि हाँ लाइफस्टाइल अच्छी है और मतलब लाइफस्टाइल के ऊपर पकड़ हो तो कभी भी कोई 100 साल तक भी बीमारी हो नहीं सकती। इम्पॉसिबल है कि दिनचर्या ठीक हो और फिर कोई बीमारी हो जाए। चारों तरफ हमने हॉस्पिटल के ना चारों तरफ गिलोय की बेल लगा रखी है, ये चारों तरफ है ये गैलरी, है ना। तो प्रकृति के साथ रहेंगे ना, और मैं ऊपर बालकनी है, ऊपर बालकनी में सोता हूँ यहाँ पे, है ना, जिससे कि पंखे चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे मैं चाहता हूँ कि सब लोग टॉप क्वालिटी की लाइफस्टाइल रखें। लाइफस्टाइल ठीक होगी फिर नहीं दवाई लेनी पड़ सकती, फिर नहीं बीमारी हो सकती। ये सबको ध्यान रखना चाहिए। तो जब आप कहेंगे मैं दोबारा क्लास ले लूंगा, दोबारा आप लोग पूछना। मैं चाहता था कि एक बार मैं योग करके बताऊंगा आप लोगों को, है ना, कि किस बीमारी में क्या योग करें, लेकिन वही चलो समय दोबारा समय देंगे जी आपको सब, जिसका आपने बहुत टाइम दिया। सब लोग बड़े खुश हुए, सबने क्वेश्चन किए, सबने अपने एक बारी बारी से जवाब दिया। सबको मेरे ख्याल तसल्ली होगी सब लोगों को। मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। अगर वीडियो चलती रहती ना, वीडियो चलती रहती तो तसल्ली ज्यादा अच्छी होती, आई कांटेक्ट होता। नहीं बाद में चल पड़ी, नहीं आपकी ऑडियो आ रही है, सब समझ आ रहा है। अगर आप कभी भी कहेंगे, अगर आप कभी कहेंगे बड़ा शिविर हो तो मैं चंडीगढ़ आ जाऊंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना। धन्यवाद आपका आभार, धन्यवाद आपका, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर।